हाँ हाँ आएगा। अभी करवाएंगे ना उसके, डाउट तो मैं रखता हूँ हाँ जान करते कि नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न आपका भी आए। यूट्यूब का जो चैनल देखा ना मैंने, 90 डिग्री वाला, वो अच्छा त्रिकोण त्रिकोण जो बनते हैं उसमें, वो मेरा डाउट क्लियर हो गया। क्लियर भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ अनुप्रिया रावत मैडम। जी मैडम। हाँ जी सर, क्लास तो बहुत अच्छा था सर, बट वही राशियों का एक बार आप रिवीजन करा अभी दें। आज करेंगे ना, ये तो मैं ऐसी हिंट डालता हूँ है ना, वो डालते हैं ना शुरुआत शुरुआत कि भैया आए मजा आए है ना, वो प्रकृति भी ऐसे ही करती है ना, सावन आने से पहले है ना बदल आते हैं, आधे एक घंटा बारिश करते हैं फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे क्लास चालू करा तो अभी मैं क्या थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, फिर नहीं मौसम नहीं, वो बनता है ना। बट हमने आज तक बुक से पढ़ा है ना, तो हमारे दिमाग में नहीं पहुंचता है वो बुक तो कॉन्सेप्ट। पढ़ना ही नहीं है आपको इस हाँ क्लास जी, में, किताब तो पढ़ना ही नहीं है ना। हाँ जी सर। हाँ सर किताब एक तो बार पढ़ना ही नहीं है। शॉर्ट ब्रीफ अगर आप दे देंगे मैं तो। करवाऊंगा, मैं अभी सारे डाउट करवाऊंगा। ये आवाज आपके पीछे से आ रहा है क्या मैडम? हाँ जी सर। ये वॉइस ब्रेक आपके पीछे से हो रहा है क्या? नहीं, मेरे एंड से ही हो रहा होगा, क्योंकि मुझे तो आपकी क्लियर आ रही है सर। अच्छा आप कैमरा भी ऑन कर ले है ना, मैं भी आपका है ना चेहरा देख पाऊँ, आपके भी दर्शन मुझे हो जाए। सर जरा ऑडियो लेवल कम है मेरा? जी। अच्छा मैं तो वैसे मुझे ऑडियो लेवल कम मिल रहा है। अच्छा सभी को ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, क्लियर है और सर। औरों का मुझे मालूम नहीं, पर मुझे कम मिल रहा। मैंने अपनी एडजस्टमेंट भी देखी थी, वो दैट इज बेटर। अच्छा आप ईयरफोन लगा लीजिए ना सर। हाँ जी, सर ठीक आप आ रही है आवाज ईयरफोन तो। लगा लीजिए एक बार है ना। चलो मैं हाँ देख ले। हाँ जी हाँ जी, मैंने भी ईयरफोन लगा रखे, मेरे को सबका अच्छा आ रहा है वॉइस। अच्छा और कुछ कोई कहना चाहते हैं? सर आपका नाम क्या है? एक्स्ट्रो नक्षत्र आ रहा है यहाँ पे। पवन कालिया, पवन जी कालिया। अच्छा आप जालंधर से हो जालंधर। ना? जालंधर से हो जी 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 सर। ओके आप सभी सबसे पहले कैमरा ऑन करो यार, अगर आपको रोज मेरी जूम क्लास में पढ़ना है तो फिर मेरी भी कुछ कंडीशन है। आप सभी कैमरे ऑन होना चाहिए, मैं रोज जूम क्लास में पढ़ाने आऊंगा, क्या बोलते हो? सर बताओ। कल रेडी होके आएंगे। अगर हाँ नहीं आप रेडी हो जाओ है ना, क्योंकि जूम क्लास में पढ़ना है, रोज कैमरे ऑन होना चाहिए, मैं जूम क्लास पे होऊंगा, नहीं तो फिर आपको रेडियो क्लास मिलेगी मेरी है ना। तो अगर आपको टीवी देखना है तो आपके फोटो बताने पड़ेंगे, फिर रेडियो सुनो ठीक है तो हाँ। नहीं सर, रेडियो नहीं सुनना, जूम रेडियो नहीं क्लास सुनना, ज्वाइन करनी है, जूम क्लास कैमरा करेंगे। ऑन करके। अरे मेरे को तो और आराम है, लिखना कम पड़ता है, टाइपिंग कम करना पड़ता है, ये चश्मा लगा ना, ये मैं लिखने के कारण लगा हो सकता है, नहीं तो मेरे क्या काम हाँ है, एक बिल्कुल घंटा ठीक है। बोलो है ना। अच्छा आपको क्या लगता है कि मेरा व्हाट्सएप क्लास में मेहनत कम है? मेरा व्हाट्सएप सर क्लास में किसी की मेहनत। ऑडियो खराब हो रही है। अच्छा मेहनत करनी पड़ती है आपको आपको तो। क्या लगता है कि मेरा व्हाट्सएप क्लास में मेहनत कम है कि ज्यादा है, क्या लगता है आपको? एक ज्यादा छोटा है, सा। ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है ना? ज्यादा है आपका। हाँ। मेहनत ज्यादा है क्योंकि मुझे 3 तरह से प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, ऑडियो में, लिखित में, साथ में हाईलाइट वीडियो। अच्छा जूम क्लास हाँ पढ़ाऊंगा तो मेरा मेहनत कम है, आपको पता ही नहीं है बात, मेरा तो मेहनत लेकिन बहुत कम है। जी मैडम। हमको प्रॉब्लम आता है जब आप बोलते हो ना, तो हम लिख नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी, बोलने का और लिखने का टाइमिंग अलग होता है ना, तो अच्छा हाँ व्हाट्सएप पे लिखा हुआ मिलता है तो बाद में क्लियर हो जाता है, वही बात कह रहा हूँ फिर मैं, याद क्योंकि भी नहीं रहता है 1 घंटे में वही बात कह पहले रहा क्या हूँ, पढ़ा। अभी तो हमारे लेवल चालू ही नहीं हुए हैं, जब मैं आपको एक एक भाव के कार्य तत्व पढ़ाऊंगा तो एक एक आधे आधे पेज के आर्टिकल लिखे हुए आएंगे, उस टाइम आप बोलोगे कि सर पीपीटी तो बन गया, मेरा तो सारा पीपीटी में शो रहेगा, लिखो। ठीक है फिर लिखो, एक नोट्स बनेंगे ना आपके खुद के, तो वो आपको एक बहुत यूनिक लेवल देगा, मेरा कहने का आप समझ लो मतलब, आपका तो उसमें फायदा ही है और मेरा तो उसमें डबल मेहनत है व्हाट्सएप क्लास में। जी नहीं रहा सर, आपका आवाज नहीं आ रहा सर मेरे को। अनम्यूट करिए, आप म्यूट है नीरज जी। अच्छा आज सागर सर क्यों नहीं बोल रहे? अगर सर आप बोला सर करें। व्हाट्सएप क्लास आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा हाँ मतलब कल की क्लास में देख नहीं पाया, उस टाइम मेरे पास कोई बैठा था, तो अच्छा मैंने रात को 1 बजे बैठ के सारी वो आपकी चैट पढ़ी और आपके रिकॉर्डिंग सुनी सारी, अच्छा। तो अच्छा था वो। रात के बाकी जो बारह अगर बारह सर एक बजे पढ़ रहे हो सर आप, समझ में आ गया मेरे को सर राहु काल है ना सर, बंदे लेट ही सोते हैं
ठीक है, और सर अगर जूम की क्लास होती तो 1 घंटे का सेशन देखना सर बड़ा टिपिकल होता है। टिपिकल होता है। और मैं इसमें हाँ। पता है हाईलाइट वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि भाई मेरे को अनुभव है, मेरा मेरा जो सेशन जाएगा 60+ सेशन जाएगा आपके पास, और 60 सेशन का जूम रिकॉर्डिंग आप देखो। लेकिन हाईलाइट वीडियो जो मिलेंगे ना, कैरियर का, शिक्षा का, विवाह का, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, 15-20 मिनट में काम हो रहा है। बिल्कुल सर। समझ में आ रहा? अच्छा, मैं ये करूंगा तब आपको हाईलाइट वीडियो सारे मिस करने पड़ेंगे। एक और बात बता रहा हूँ, हर चीजों में कंडीशन होती है। जिस दिन मैंने जूम 100% कर दिया, आपके हाईलाइट वीडियो मिस। आप ये मत सोचना कि राहुल सर हाईलाइट वीडियो बना के देंगे, अब नहीं मिलेगा। सर स्टार्टिंग में लगा था पता नहीं क्या बकवास चीज है व्हाट्सएप क्लास, लेकिन ऐसा सर अब लगता अच्छा है। लगा है। हाँ अखबार पढ़ने का अपना एक अलग अनुभव होता है ना। बिल्कुल सर। 3 तरह की वाइब्रेशन होती है, पता है आपको? एक आदमी की एक आवाज में दम होता है, तो व्यक्ति आवाज को कनेक्ट करता है। एक होता है लेखनी में दम होता है, कि बहुत सारी जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, तो कुछ कहानी लिखता है कि शेष अगले पृष्ठ पर। अच्छा, शेष अगले पृष्ठ पढ़ने जाता है व्यक्ति, बोले क्या लिखा यार। तो एक बिल्कुल लेखनी में सर। एक अलग ताकत होता है। तीसरा, अपन वीडियो में तो करते ही है ना, तो वीडियो का एक अलग लेवल होता है। लेकिन तीनों में अपने अपने लेवल होते हैं। लिखित का अलग ताकत है, ऑडियो का अलग ताकत है, और वीडियो का अलग ताकत है। हालांकि अपन तीनों मिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि अपन भारत में रहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी सारा बीच में बोलते हैं ना, मिक्सअप करके। बिल्कुल एक भाषा से काम नहीं चलता है ना, ये इंडिया है। तो यहाँ पे एक चीजों से काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे आपको लिखित में, ऑडियो में, वीडियो में, हिंदी में पीडीएफ, इंग्लिश में पीडीएफ, ये मल्टीपल काम चलना पड़ेगा। अच्छा, 100 बात की एक बात, किसी भी तरह से पढ़ा रहे हो, बस इतना बताओ कि समझ में आ रहा है ना चीजें, है ना। चाहे नींद आ जाए, चाहे अपन को एकदम आदमी को जगाए, जग जा क्लास चल रहा है, कुछ भी हो जाए, बस चीजें समझ में आना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए। मैं एक बात जानता हूँ, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, आप सभी के डाउट पूछता हूँ मैं, लेकिन मैं कल वाली क्लास को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अभी जूम क्लास की भी इच्छा पूरी हो जाएगी ना, मैं थोड़ा सा सर क्लियर रिकॉर्डिंग अलाउड कर दोगे क्या? रिकॉर्डिंग करूंगा मैं आप सभी को शेयर, है ना, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं, हमें रिकॉर्ड करने के लिए अलाउड कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, मेरे नेटवर्क पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, आप सभी को मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए कभी बाध्य नहीं करता ना। आपको पता है, मेरे हर रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो, ये खूबी पता है आपको। मैं चाहूं तो उस पर, है ना, प्राइवेट करके आपका डाउनलोड का हटा सकता हूँ, ठीक है ना। फिर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हो। आप ये बात जानते हो। लेकिन सर आपको अलाउड नहीं हो रहा, प्रीमियम मांग रहे हैं वो। मेरा, आप क्यों करोगे सर, मेरा क्लास है तो मैं करूंगा ना। सर सर देते हैं रिकॉर्डिंग सबको। मेरा रिकॉर्डिंग ऐसा होता है, आप औरों की क्लास पढ़ना, आप उस वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये आप आपके मेरे वीडियो को देखना, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, पता है। जी सर। आप चाहो अगर थोड़ा सा मेहनत करें ना, एक एसडी कार्ड ले लो, मेमोरी कार्ड ले लो, एक एक वीडियो डाउनलोड करते रहो, किसी, है ना, ईमेल वगैरह में डाल दो, फिर बोलो कि हमारा एक बॉक्स बना दे, कोई बना देगा, कंप्यूटर वाला कोई भी काम कर देगा। तो इतनी सारी फैसिलिटी हमारे पास है, समझ रहे हो, और हमें इसका यूज करना है। सर जो एक बार आप वीडियो यूट्यूब पर डाल देते हो वो डिलीट तो नहीं करते बाद में वहां से? कहाँ कर, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ डाउनलोड करके रखो, मेरे तरफ से नहीं होता। डाउन नहीं सर, फिर तो डाउनलोड की जरूरत ही नहीं है अगर यूट्यूब पे पड़ी है तो। बस वो लिंक होना चाहिए आपके पास। आपकी बात सही है, नहीं, मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ, है ना, आपकी सिक्योरिटी बता रहा हूँ। हालांकि मैं मेरी तरफ से नहीं करता सर, मेरे को क्या करना है यार, मेरे को आप सभी को ज्ञान देना है, ठीक है। वापिस आपसे कुछ छीनना थोड़ी है मुझे, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि 1 साल तक आपके वीडियो कहीं नहीं जाएंगे, आप आराम से वहां रखो, लेकिन इस बीच में अपनी सिक्योरिटी बना लो ना। ये आपका, आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे ही रहा हूँ मैं, इस बीच में अपनी सिक्योरिटी करके रखो। हालांकि डिलीट नहीं होता, आश्वासन दे रहा हूँ, फिर भी 1 साल तक का बात करता हूँ, लाइफ टाइम आजकल 1 साल की है। अच्छा, मैं सभी के डाउट लूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ आपको पढ़ा दूं, ठीक है, फिर आप सभी के डाउट चलेंगे, है ना। तो देखो, कल बात कर रहे थे अपन किसकी, स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी को, स्क्रीन दिख रहा है मतलब, ठीक है। सर एक बार नक्षत्र का भी थोड़ा सा बता दीजिए। नक्षत्र पे तो अभी आए नहीं अपन, नक्षत्र पे कल आएंगे, मैंने कहा ना। सॉरी, ग्रह का। हाँ बताएंगे, है ना। ग्रह में कुछ रखा ही नहीं कल, ग्रह का तो मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दे रखा है यार, पहली क्लास का। अरे हैं? सर दे रखा है। आप तो आए नहीं थे ना पहले सेशन में लाइव, कोई बात नहीं, हाँ। अपन कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए बस। किसी का मन नहीं दुखे, है ना, तो सभी को खुश रखें, यही ज्योतिष है। करते हैं, मैं आगे पीछे जा रहा हूँ। ये ग्रह का, अभी ग्रह के अपने लॉजिक अलग ही है, ठीक है। देखो मैडम, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके सामने, हेलो,
यस सर, हो रहा है। ओके, यस सर, यस कोई सर। भी एक मेंबर मुझे जवाब दिया करे, है ना। ठीक है, तो 5 तरह के मैडम ग्रह होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। आपको पता है ना कि बुध, शुक्र और मंगल, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, इसका पता है ना। हाँ जी सर। और इन्हीं 5 ग्रहों से हमारा बनता है मानव शरीर, ठीक है ना। मंगल से अग्नि तत्व, बुध से पृथ्वी तत्व, शनि से वायु तत्व, शुक्र से जल तत्व और गुरु से आकाश तत्व। यही 5 तत्वों से मिलकर अपना पूरा शरीर बना होता है। हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, तो मैं सबको म्यूट करूं, आप सभी अपने आप को म्यूट रखें प्लीज, ठीक है। तो जितने भी अपने शरीर के जो पार्ट्स हैं या बॉडी है या पूरा स्ट्रक्चर है, ये इन 5 ग्रहों से मिलकर बना होता है। इसको अपन बोलते हैं पंचतत्व, ठीक है। इसके बाद जो ग्रह आते हैं, जो वास्तव में ग्रह नहीं है, मैंने पहले दिन सेशन में कहा था कि नवग्रह होते हैं। लेकिन भाई आपसे कोई पूछ ले छठी क्लास का बच्चा के कि पापा नवग्रह में 9 ग्रह के नाम बताओ, और पापा बोलने लगे ज्योतिष वाले कि सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु ग्रह हैं, तो भाई ये ग्रह नहीं है ना। ये एस्ट्रोलॉजी के लिए ग्रह का दर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन ग्रह फिर भी नहीं है, लेकिन ग्रह से भी शक्तिशाली है ना। ग्रह वो होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ज्योतिष में ग्रह वो हैं जिसका मानव जीवन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि नवग्रह के फोटो में मैंने वहां पे हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को यूज नहीं किया, और ना हमारे ऋषि मुनि ने यूज किया। तो इसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता चला होगा कल। हाँ सर, मैंने देखा था, वो दूर है, आपने क्योंकि बताया था। उनकी जो कितनी भी उम्र होती निकल है, जाती है। बिल्कुल 240 सालों में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। कोई 84 साल में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है ना। तो इतने लंबे समय में कोई परिक्रमा करेगा तो भाई उसका हमारे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं रहता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, है ना। आप एक छोटा सा उदाहरण लेके चल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमसे 1 साल में मिलता है, ठीक है ना, पहले वर्ष में मिलता है, पहले वर्ष में हमको क्या मेमोरी रहेगा। मान लो कोई व्यक्ति हमको 10 साल की उम्र में मिला, थोड़ा बहुत याद रहता है, और वो वापिस जाके हमको 100 साल की उम्र में मिले, तो क्या संभावना है कि आप उसको जान लोगे, आप उसको पहचान लोगे, या फिर आपके उससे कुछ ज्यादा कनेक्टेड, या फिर आप जिंदे भी रहोगे। कुछ संभावना है क्या? लगभग 10 साल और 100 साल के बीच में कोई संभावना नहीं है कि आप उसको जान भी लोगे तो आपकी याददाश्त तो पहले जैसी नहीं रही, ठीक है, तो नहीं होता। तो हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो 240 साल, अगर आप किसी व्यक्ति से 10 साल की उम्र में मिले और उसके बाद उससे 240 साल के बाद मिलने का नंबर आता है, तो ये बात तो तय है कि हम में से कोई नहीं बचने वाला। तो फिर जब बचने ही नहीं वाला है तो उस ग्रह का प्रयोग करेंगे ही नहीं, है ना। शनि की आयु होती है 30 साल, मतलब आयु का अर्थ होता है कि शनि 30 साल में सूर्य के चक्कर लगाता है। और एक बात पक्का है कि 30 साल बाद फिर हमको व्यक्ति मिलेगा। मान लो कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरी उम्र 29 साल है ना, मैं 30 साल बाद आपसे मिलूंगा, तो बहुत संभावना है कि हम में से अधिकतर लोग जीवित रहेंगे, राइट। बहुत संभावना होती है ना, 30 सालों में तो हम कनेक्ट हो ही जाएंगे वापिस कहीं ना कहीं। तो शनि तक का प्रभाव रहता है। गुरु 12 साल की अपनी परिक्रमा पूरी करता है, तो 12-12 साल में मिलता है, तो गुरु का असर ज्यादा है। अच्छा, ये जो सूर्य है, शुक्र है, ये चंद्रमा है ना, ये तो फटाफट मिलते हैं। इसमें से सबसे जल्दी चक्कर पूरा कौन करता है? चंद्रमा करता है ना। 2.25 दिन में एक बार चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है, मतलब एक राशि पूरा कर लेता है, और 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है पूरे ब्रह्मांड का। तो सबसे जल्दी मिलता है चंद्रमा। अच्छा, आप इसको गहराई से नोटिस करो, अगर आपको ग्रह के कारक तत्व जब भी याद रखना हो कि हमारी लाइफ में चंद्रमा कौन है, तो कौन है जिससे हम रोजाना मिलते हो? 100 बात की एक बात, दूध वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला, सब चंद्रमा है। जिससे हमारी रोज बात हो, 100 बात की एक बात, जिससे हम रोज मिले, वो चंद्रमा है। जिससे हम 1 महीने में 1 बार मिले, वो कौन है? सूर्य है। सर अपने बच्चे, पत्नी, ये भी चंद्रमा में आ देंगे? हाँ, टोटल। इसमें तो फैमिली लाइफ के लिए चंद्रमा बोलते हैं कि चंद्रमा फैमिली लाइफ का कारक है। हमारा रोज ट्रांजेक्शन होता है, मान लो आप व्यापार कर रहे हो, रोज ग्राहक आ रहे हैं, वो कभी रोज ग्राहक आ रहा है। जैसे हम रोज मिलते हैं ना, एक दिन छोड़कर एक दिन, 2.25 दिन में एक बार मिल ही रहे, हम क्या हो गए? चंद्रमा। चंद्रमा से हमारा क्या कनेक्शन हुआ? एक इमोशनल कनेक्शन हो गया, है ना। जिस तरह से हम पहले दिन बात कर रहे थे, आज 4था-5वां लेक्चर है, आज कितने एकदम शांति में आ गए कि अब सर व्यवहार हो गया, है ना, इमोशन, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बन गया। तो चंद्रमा इमोशन का कारक है, ठीक है। अच्छा, किसी व्यक्ति से अपन 1 महीने में एक बार मिले तो क्या बोलेंगे? कोई कोई ऐसा भी होता है ना कि जैसे कि हम 1 महीने में घूमने जाते हैं, ठीक है ना, या 1 महीने में हम अपने गुरु से मिलने जाते हैं, कोई पास में हो, ठीक है, या 1 महीने में हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, ऐसा मीटिंग होता है ना।
तो जिससे हम एक महीने में एक बार मिलते हैं, साल में 12 बार मिलते हैं, तो उस पर किसकी भूमिका आती है? सूर्य की। सूर्य की। और जिससे अपन एक वर्ष में एक बार मिलने जाते ही हैं कि यार साल में एक बार तो पक्का है कि भैया हमको महाकालेश्वर उज्जैन जाना है, होता है ना लोगों के। गुरु गुरु बस क्या साल में सर एक बार तो हमको यहाँ पे जाना ही जाना है ना। साल में कोई ना कोई एक ना एक ओकेशन तो हमको मनाना है जिसमें हमारी सारी फैमिली को इकट्ठा करें। हैप्पी बर्थडे टू यू सर, एक बार ओकेशन आता है, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो जान करते पूरी फैमिली को। गुरु क्या बोलते हैं? यार साल में एक मौका तो ऐसा बने कि हम सभी साथ में बैठ के खाना खाएं। होता है कि नहीं होता है? एक बड़ी फैमिली होती है तो बोलते हैं ना कि यार दीपावली के दिन सब बैठ के मिलेंगे, है ना, गेट टुगेदर होंगे। तो वर्ष में एक बार, अच्छा रोज मिलेंगे तो मजा नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार तो मिले। बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं ना, यार दोस्त मिलते हैं पुराने स्कूल कॉलेज के, मिल गए भैया एक बार तो पार्टी करेंगे साल में। इसको क्या बोलते हैं? एक बार में पार्टी करना, साल में एक बार मिलना, मतलब गुरु वाली बात आ रही है। एक वर्ष में गुरु राशि बदल लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रहों के हमारे ऊपर असर है। तो इस तरह से हम इस प्लेनेट को समझ सकते हैं। अभी हमारे पास ये हो गए नवग्रह, लेकिन अब जो 4 ग्रह मैं आपको समझाने वाला हूं, ये सामान्य ग्रह नहीं है, असामान्य ग्रह है। इसको क्या बोलते हैं? असामान्य ग्रह। अच्छा, सूर्य को बोलते हैं आत्मा, ठीक है। हमारे शरीर में ऐसा बोलते हैं ऋषि मुनि कि हमारे अंदर एक आत्मा भी है ना, कि शरीर के अलावा एक आत्मा है, ऐसा सुना है। आप भी ऐसा महसूस करते हो क्या कि कोई तो है शरीर के अलावा, तो एक आत्मा है। एक होता है मन। सर व्हाट्सएप पे नींद आ जाती है, सर ऐसा मत करो। अच्छा, व्हाट्सएप पे कुछ अच्छा समझ में आ गया, सर बहुत अच्छा पढ़ाया, ये भी लॉजिक है, ठीक है। एक होता है मन। मन को बोलते हैं पल भर में बदल जाए, पल भर में बदल जाए, ठीक है ना। तो एक होता है मन, और अधिकतर व्यक्ति किसके मुताबिक चलता है? मन के मुताबिक। मन हुआ, व्यक्ति ने प्यार से बात किया, मन हुआ एकदम गुस्सा आ गया, मन हुआ एकदम शांत हो गया, ठीक है ना, ऐसा होता है। एक होता है राहु। अच्छा, राहु को क्या बोलते हैं? प्रारब्ध कर्म। और एक होता है केतु। केतु को बोलते हैं मोक्ष। ब्रह्मांड में 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमको नहीं दिखता लेकिन होता है। राहु और केतु का आपने किसी ने देखा अभी तक ब्रह्मांड में? नहीं देखा ना। लेकिन अपने ऋषि मुनि बोलते हैं कि राहु और केतु नाम के बड़े खतरनाक प्राणी है। अच्छा, खतरनाक बोलते हैं, फिर ये भी नहीं बोलते कि छोटे मोटे हैं, कि बड़े खतरनाक लोग हैं, है ना। ऋषि मुनि ने इसको एक्सप्लेन किया कि बड़े राक्षस प्रणाली के लोग हैं, ठीक है, बड़े मायावी हैं। तो राहु और केतु ये 2 ऐसे प्लेनेट होते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में नजर नहीं आते लेकिन फिर भी होते हैं, जिसको बोलते हैं चंद्रमा के कटान बिंदु। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, ये तो सुना है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी जो अपना मंगलयान गया, ये कहाँ गया? साउथ पोल में गया, ठीक है। तो साउथ पोल में गया वो, ठीक है। तो राहु को बोलते हैं प्रारब्ध कर्मास, ऐसे कर्मास जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। बस इतना सा चक्कर ये है कि हमको नजर नहीं आता। मेरे को पता नहीं कि सागर सर ने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने की कुंडली में एक ग्रह ऐसा है जो लेके बैठा हुआ है कि लाओ मेरे से पूछ लो, मैं बता दूं। समझ में आया? कुंडली में कोई एक ग्रह ऐसा है जो ये बता रहा है कि मेरे से पूछो ना, मैं सारी बातें बताऊंगा। उसका नाम है राहु। राहु बताएगा पूरी के पूरे पास्ट के बायोडाटा के, भैया तो ऐसा आदमी था, तो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, सारी बातें करेगा, है ना। तो राहु बताता है। केतु क्या बताता है? केतु बताता है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य क्या है ना। आज हमको यही 2 चीजें पता नहीं चलता ना, कि सर हम कहाँ से आए थे, हमारा प्रारब्ध कर्म क्या है, और एक्चुअल में हम कहाँ पहुंच जाएंगे। ये 2 चीजें हमारे जीवन से ओझल रहती है ना। आप सोचो इस चीजों को, सही है ना। आज हम कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप सोचिए कि आज हम कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारा मंजिल कहां तक जाएगा? भाई हिडन है ना, हाइड है ना, हाइड ही है, छुपा हुआ ही है। हम चाहे कितनी भविष्यवक्ता बन जाए, कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाए, लेकिन हम फिर भी हाइड ही हैं। भाई क्या पता, क्या पता। जी सागर सर। सर आपका सेशन हैंग होता है बीच में, ये मेरी साइड से हो रहा है हैंग या सभी के साथ हो रहा है ऐसा? आप सभी को प्रॉपर आवाज आ रहा है ना मेरा? सर आवाज तो आ रहा है लेकिन 3 बार बीच में सेशन हैंग हो चुका है। आपके नेटवर्क सर आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। मैं सर एक बार रिकनेक्ट करता हूँ दोबारा। नहीं सर, क्लियर आवाज क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी जी जी, रिकनेक्ट कर सर। लीजिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब आप समझे कि राहु और केतु ब्रह्मांड में नजर नहीं आते, हमारा प्रारब्ध कर्मास और हम कहाँ तक पहुंचेंगे अपनी लाइफ में, ये हमको कभी भी प्रॉपर नजर नहीं आता।
एकदम साफ रास्ता कभी नहीं दिखता। आज मान लो मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, 10 साल बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे मेरा भूत भविष्य वर्तमान सारा पता है ना। अब मैं 10 साल बाद कहाँ पहुंचूंगा, क्या मेरे को पूरा क्लियर विजन है? फिर भी हाइड ही है ना, फिर भी रहस्य के, है ना, रहस्यमय ही है ना। आप कितना ही कर लो, आज हमको भी नहीं पता। अरे 10 साल बाद की बात कर रहे हो, मान लो परसों मेरे साथ क्या होगा मुझे पता है। कुछ ना कुछ तो रहस्य होता ही है ना, हम कितना ही जानने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट तो नहीं है ना। ये बात हमको यूनिवर्स से कह रहा है कि राहु और केतु ब्रह्मांड में तो है, लेकिन आप एग्जैक्ट क्या है एकदम हम नहीं बता सकते, हम नहीं कनेक्ट कर सकते। समझ में आया? इसको बोलते हैं राहु और केतु हमारे प्रारब्ध कर्मास और हमारे ठीक है, हमारे प्रारब्ध कर्मास, और केतु को बोलते हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये 4 ग्रह हैं जो जीवन शक्ति है, जो जीवन की घटनाएं हैं, जिसका ऑब्जेक्ट प्रारब्ध से निकलकर मोक्ष की यात्रा करना होता है और आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए श्री चरणों में कनेक्ट करना होता है। अब ये 4 ग्रह, इसको और भी गहराई से समझो रामायण ज्योतिष के माध्यम से, आपको मजा आएगा। ये 4 ग्रह सूर्य है ना, ये सूर्य किसका कारक है? आत्मा का कारक है ना। इसका रिलेशनशिप किससे है? भगवान से, राम से है, ठीक है ना। और ये कौन से युग को आइडेंटिफिकेशन करता है? त्रेता युग को। सूर्य त्रेता युग का कारक है, ठीक है। चंद्रमा हृदय का कारक है, ठीक है। इसको रिलेशनशिप बोल सकते हैं, रामायण के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं सीता, वरना आप इसको कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हो, द्वापर युग को, ठीक है। और ये युग किसका है? द्वापर युग है, ठीक है। चंद्रमा पूरी तरह से द्वापर युग का सोर्स है। द्वापर युग में जो भी घटनाएं हुई वो सारी चंद्रमा के रिलेशनशिप वाली थी, ठीक है ना। आपने देखा द्वापर युग में क्या क्या हुआ, सारी की सारी घटनाएं चंद्रमा से रिलेशनशिप वाली। अच्छा, त्रेता युग में जो भी हुआ राम जी के काल में, आपने देखा ना कितने बड़े बड़े महापुरुष थे, है ना, मायावी लोग थे। और इसके अलावा ये भी चीज देखने में आई कि बड़े मर्यादित थे, चाहे दुश्मन भी होगा तो भी मर्यादित था। तो शुरू के क्या बोलते हैं कि राम मर्यादा का कारक है, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि रावण भी था तो भी मर्यादित था, भी सीता को किडनैप भी करके ले गया, उसके बाद तो मर्यादा बना ली ना, लंका में जाके जबरदस्ती तो वहां नहीं किया, ठीक है। तो उस काल में आपको लोगों की मर्यादाएं नजर आती है ना। चंद्रमा के काल में द्वापर युग में लोग मर्यादा का खत्म करते हैं, है ना, मर्यादा एकदम थोड़े से तोड़ते हैं। चंद्रमा मर्यादा को तोड़ने का कारक है, ठीक है। राहु तीसरा आता है अपना, राहु, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बॉडी में प्रारब्ध कर्मास। और ये बोलते हैं रावण, रावण को क्या बोलते हैं? मायावी, है ना। रावण को क्या बोलते हैं? मायावी। साधु वेश में रावण आया, भूख ने उसको बहुत सताया। रावण किसके वेश में आया? साधु के वेश में आया, भूख ने उसको बहुत सताया। कलयुग, अच्छा कलयुग ऐसा ही है कि साधु वेश में रावण आएगा, ये मैं नहीं बोल रहा है, रामायण बोल रही है कि साधु वेश में रावण आया, भूख ने उसको बहुत सताया। सीता का किडनैप किस लिए किया? अच्छे आदमी के वेशभूषा में बनकर व्यक्ति को छला। वो गुरुजी बन के आया ना, पंडित बन के आया, साधु बन के आया, तो सीता माता एकदम किडनैप हो गई। अच्छा, वो राक्षस बन के आया, सीता माता घर से बाहर ही निकलती। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो युग है, हम आज जो हम जिस युग में जी रहे हैं वो कौन सा युग है? ये मायावी युग है। और मायावी युग कैसे? कि यहाँ पे हर चीजों के 2 मिनट के अंदर स्वरूप बदल जाते हैं। व्हाट्सएप का स्वरूप बदल गया, 2 साल पहले अलग था, आज अलग है। जूम का स्वरूप बदल गया, है ना। आदमी के, एक आदमी है उसके 10 अलग अलग तरह से आप फोटो ले सकते हो। भाई शक्ल तक पहचान नहीं सके आदमी, फिल्टर लगा ले तो गलत तो नहीं कह रहा ना। तो ये युग कितना परिवर्तन हुआ, वेश बदला। आप समझ रहे हो कि भैया रावण, आप इसको नोटिस करो कि रामायण काल में रावण वेश बदल लेता था, मतलब स्वरूप बदल लेता था। और आज आदमी को देखो, है ना, एक फोटो लिया सिंपल, एक फोटो लेगा फिल्टर लगा के, है ना, पीछे गार्डन लगा लेगा। अभी मैं चाहूँ तो मेरे पीछे घोड़े, मैं कुछ और लगा लूँ 2 मिनट के अंदर, है ना। जगह से सागर सन लगा रखा है ना, ब्रह्मांड लगा लिया। तो माया, इसको क्या बोलते हैं? माया, मायावी, है ना। हम 2 मिनट के अंदर वेश बदल सकते हैं, समझ में? और आज का युग ऐसा ही है। आज का युग पल भर में व्यक्ति बदल जाता है, पल भर में व्यक्ति का चीजें स्वरूप बदल जाते हैं। पल भर में आप देखो ना, आज की युग की आप कल्पना करो कि भाई गरीब आदमी पल भर में अमीर हो गया, पहले नहीं होता था। अरे भाई पहले राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बनता था। आज ये पिक्चर नहीं है, आज ये पिक्चर नहीं है मार्केट में। आज एक गरीब का बेटा राजा बन सकता है, जरूरी नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा। सही सही कह रहा हूं ना? क्योंकि आज इतना माया है, माया करते क्या हुआ, इतना पैसा है मार्केट में और इतना काम है मार्केट में,
कि आज जो चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा काम एम्पायर खड़ा कर सकता है। अच्छा, पहले के जमाने में नहीं होता था, है ना। तो ये कौन सा युग है? ये कलयुग। और कलयुग का युग क्या, युग को क्या बोलते हैं? कलयुग काम का युग है, कलयुग माया का युग है, कलयुग व्यापार का युग है। समझ में आया? और एक और होता है लास्ट केतु, है ना, जिसको अपन बोलते हैं रामायण काल से मोक्ष। मतलब ये ग्रहों की व्याख्या कर रहा हूँ अभी मैं, 4 ग्रहों की, ठीक है। केतु जिसको अपन बोलते हैं मोक्ष का कारक है भाई, केतु मोक्ष का कारक बन गया, है ना। रिलेशनशिप में हनुमान जी हैं। और ये कौन से युग को डिफाइन करता है? ये बताता है सतयुग में। सतयुग कब? राम के आने से पहले सतयुग था। राम जी तो त्रेता में आए, सबसे पहले सतयुग चला था। और सतयुग में पूरे पृथ्वी में साधु संत महात्मा रहते थे, है ना। ब्रह्मा जी बोलते थे भैया शादी कर लो, है ना, थोड़े बहुत लोगों को पैदा कर लो, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या कर रहे हो। हर व्यक्ति देवता बनने की कोशिश कर रहा है, किसी का मन में चाह भी नहीं कि शादी करना है। अच्छा, ऐसा भी युग आया, ऐसा भी युग आया था कि हर व्यक्ति साधु बनने की कोशिश कर रहा है, उसको भौतिक जीवन में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो भटकना ही नहीं चाहता, वो तो डिवाइन एनर्जी में रहना चाहता है। तो ऐसे भी युग आए। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी मेहनत करी कि यार ये तो सृष्टि खराब कर देंगे, अपना तो मार्केटिंग खराब हो जाएगा, अपन को पूजेगा कौन, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने अलग अलग तरह से रस पैदा किया है, ठीक है। तो ये 4 युग 4 ग्रहों को बताते हैं। हमारे जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा राहु केतु का बड़ा जबरदस्त इफेक्ट आता है। और जितने भी बड़े बड़े योग बनते हैं, आपको फिर बता दूं, जितने भी बड़े बड़े योग बनते हैं ना, ये तीनों इन ग्रहों की वजह से बनते हैं। सूर्य चंद्रमा राहु, जितने भी बड़े बड़े योग बनते हैं ये तीनों ग्रहों की वजह से बनते हैं। और जितने भी हमारे जिंदगी में कटान आते हैं, कटान कर समझे, छूट गया, मोक्ष हो गया, है ना, या कुछ भी हो गया एक्स वाई जेड, है ना, भौतिक जीवन से निरस्ता, तो ये केतु देता है, ठीक है ना। ये बात हम आगे समझेंगे लेक्चर में। फिलहाल आप ग्रहों का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। तो ये ग्रहों की बात थी, अनुप्रिया मैडम ने पूछा था। अच्छा, इसमें भी अभी हमारे जीवन में इसको और गहराई से देखो कि राहु रावण हो गया, केतु हनुमान हो गया। लेकिन ये रावण और हनुमान भी क्या है, इसको भी आप नेगेटिव और पॉजिटिव लेने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। जितने भी हमारे प्रश्नवाचक साइन है वो सब राहु हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्नवाचक साइन है आपके जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मार्क है, जिससे मैंने प्रश्न रख रखा है कि मुझे क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं भटक तो गया क्या, जितने भी प्रश्न आते हैं दिमाग में, वो सारे के सारे उपज किसकी है? राहु की। जिंदगी में हमारे जीवन में कभी भी कोई डाउट आया, डाउट आते हैं ना, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं डाउट, ठीक है। तो जब भी कोई डाउट आता है तो वहां पे राहु एक्टिव हो जाता है। और जब भी उस डाउट का संतोषप्रद उत्तर मिल जाता है तो वहां पे केतु एक्टिव हो जाता है। समझ में आया? जो व्यक्ति राम को समझ गया वो व्यक्ति, है ना, कभी सनातन संस्कृति को फिर नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको उत्तर क्लियर है कि राम कौन है, राइट, ठीक है। जो नहीं समझ पाया फिर वो भटकता है, क्योंकि वो 10 जगह जाएगा। समझ में आया? तो राहु हमारे लिए हमेशा प्रश्न है, केतु हमारे लिए हमेशा उत्तर है। और प्रश्न और उत्तर की जो बीच की जो गैप है, प्रश्न और उत्तर की जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं सूर्य और चंद्रमा। प्रश्न और उत्तर की जो बीच की जो एक बोलते हैं ना ब्रिज है, प्रश्न आया, प्रश्न के आखिरी में एक उत्तर आएगा, लेकिन उस उत्तर को जो अपन एक पूरी प्रक्रिया होती है ना, कि उस उत्तर को एक ढंग से एक प्रोसेस के माध्यम से हमको समझने का मौका मिले, उस प्रक्रिया का माध्यम क्या है? सूर्य और चंद्रमा है। आज मान लो जीवन में बहुत सारे हमारे साथ प्रश्न आते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं ना, आमतौर पर। हिंदू प्रणाली या हिंदू सनातन संस्कृति यही बोलता है कि जीवन में कुछ भी हमारे लाइफ में प्रश्न आते हैं तो हम भगवान के पास सरेंडर कर लेते हैं। समझ में आया कि यार भगवान आप राह बताओ, उत्तर बताओ। अच्छा, भगवान प्रोसेस है। भगवान क्या है? प्रश्न और उत्तर के बीच की एक प्रोसेस है, एक कड़ी है। समझ में आया? तो भगवान, जैसे कृष्ण भगवान गीता में बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, भगवान राम जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं रामायण में, है ना, तो समझा रहे हैं ना। तो प्रश्न और उत्तर के बीच की जो प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में क्या हम व्यक्तित्व विकास होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो सारी बातों को उत्तर जो देने की कोशिश करता है ना, उसको बोलते हैं सूर्य और चंद्रमा। इसको हमारे सनातन संस्कृति में बोलते हैं राम और सीता रामायण ज्योतिष है, ठीक है ना। आप इसको कृष्ण और राम बोल लो, आप इसको कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा दुनिया के 2 सबसे बड़े नेचुरल भगवान हैं, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में आप किसी भी व्यक्ति की आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य और चंद्रमा नेचुरल भगवान है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से भगवान है। भगवान वही होते हैं ना जो हमको प्रकाश दे, सूर्य और चंद्रमा प्रकाश देते हैं।
ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आया? जी सर। ओके, अच्छा जी सर। अभी देखो, अपन ने कल पढ़ा था राशि के बारे में, है ना? सर हाँ जी मैडम, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने कहा जो थोड़ा सा daily- तेज बोलिए आवाज मैडम, जो आवाज स्लो आ रहा है। हाँ, जो डेली मिलने वाले लोग हैं ना, हाँ, वो आपने कहा कि चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा। बाय वाला। हाँ। तो सर वो समझ नहीं आया, दूध का कनेक्शन चंद्रमा से ऐसे बना के जोड़ना है, कैसे जोड़ना है सर? नहीं नहीं, चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ ये होता है कि जिससे हम रोजाना मिले। आपके आस पड़ोस वाले लोग कौन होते हैं? आप एक सपोज करो कि आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, आपकी फैमिली रहती है होशंगाबाद में, आप रहते हो ग्वालियर में, पहले कौन आएगा? पड़ोसी आएगा। यस। भाई ऐसा तो नहीं कि भैया होशंगाबाद वाला फोन लगा दी आ जाएगा फैमिली वाला, टाइम लगता है, प्रोसेस है, वो दूर बैठा है। मान लो आप कोई बच्चा पढ़ने बाहर गया, आपका बच्चा पढ़ने बाहर गया, तो आप आसपास क्या करते हो? सबसे पहले हॉस्टल में दोस्त तो होते हैं तो ध्यान रखेगा, पड़ोसी होते किसी वजह से आप ध्यान रखना सर, ऐसा बोलते हैं ना। तो पड़ोसी कौन हुआ? मेन हुआ ना। अच्छा, मान लो किसी को कुछ होता है, सबसे पहले अखबार वाला आता है या दूध वाला आता है, तो एक है ना करता है ना, जिससे हम रोज मिलते हैं कि सर कहाँ हो, दूध ले लो, मैडम कहाँ हो, एक से जेड कुछ बात होती है ना। तो ये वह व्यक्ति है जो हमारी रोजाना की दिनचर्या जान लेता है। सो बात ठीक है, इतनी सी बात है, जो हमारी रोज की दिनचर्या जान लेता है। थोड़ा वैदिक से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, सॉरी। मैं जैसे उसमें कहते हैं ना कि मदर चंद्रमा है, ठीक है, दूध जो है वो चंद्रमा तत्व है, दूध से बनी हुई चीजें। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे जोड़ूं कि सारे लोग जो हमसे देखो, मिल रहे हैं वो चंद्रमा है? चंद्रमा, इस कॉन्सेप्ट ऐसे जोड़ो कि मैडम चंद्रमा सबसे फास्ट यात्रा करता है यूनिवर्स का, हाँ जी सर। और सबसे जल्दी जल्दी सब ग्रहों से जाके मिलता है, सब राशि से जाके मिलता है, सब नक्षत्रों से जाके मिलता है। ऐसा लोग कहते हैं वैदिक में चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, है ना? Yes, sir. अच्छा, वहां पे पत्नियों का अर्थ कुछ और है ना, पति पत्नी वाला पत्नियां नहीं है, वो एक अलग कथा हो गई। ऐसा बोलते हैं कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, राइट? तो चंद्रमा फटाफट जाके सभी पत्नियों से मिला। उसमें बोलते हैं कि चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज्यादा पसंद करता है, सुना है ना कि Yes, रोहिणी yes, में yes, sir. कि रोहिणी में चंद्रमा उच्च होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शाप भी मिला था उसे। जी, इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा वह प्राणी है जो सभी राशि से, सभी नक्षत्र से, सभी ग्रहों से फटाफट मिलके आ जाता है। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, ऐसे समझने के लिए समझना है, बट जो उसका मेन कारक तो है वो मदर ही रहेगा। अरे एक चंद्रमा का एक बच्चा थोड़ी है, आप इतने सर, जैसे वो रहता ना रेमेडी में, हाँ ठीक है, आपका मून में रहता ना मदर की रिस्पेक्ट कर अरे लो, वो जैसे तो हम ये देखो, देखते हैं, मैं एक बात वो बताता हूँ, कैसे जोड़ना है करके वो समझ नहीं आ रहा सर। मैं बता रहा हूँ। ज्योतिष इतना बड़ा है, ठीक है, और दुनिया में कम से कम 1 लाख तरह के कैरियर हैं। देखिए ग्रह बेचारे ले दे के नो है, ले दे के ग्रह नो है। अभी आप बोल दो कि चंद्रमा सिर्फ माँ का कारक, इसके अलावा चंद्रमा को इसका यात्रा कारक नहीं बोलेंगे, तो बेचारा चंद्रमा तो पागल हो जाएगा, ज्योतिष पढ़ाने वाला पागल हो जाएगा कि एक ही ग्रह अनगिनत चीजों का कारक होता है। आपकी कल्पना शक्ति असीम होना चाहिए। चंद्रमा सिर्फ माँ का कारक नहीं है, माँ के साथ साथ बहुत सारी चीजों का कारक है। तो मतलब अगर मेरा वीक है तो मुझे जो साथ में डेली मिलने वाले लोग हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, वैसे जरूर तो थोड़ी करनी माँ, ही चाहिए, बट हाँ अगर वीक है तो ज्यादा ही करनी चाहिए। बिल्कुल। आप रोज मिल रहे हो, चंद्रमा का उपाय क्या है? गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना। समझ में आया? रोजाना गाय को रोटी खिलाना, रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाना, पशु पक्षियों को चावल डालना, है ना, मछलियों को ये डालना, रोजाना करते हैं ना। अपनी संस्कृति अपन को उपाय के साथ जोड़ा गया है। संस्कृति क्या बोला कि सुबह पहली रोटी गाय की देना है और आखिरी रोटी कुत्ते की देना है, बोला कि नहीं बोला? हाँ जी सर। बोला ना। तो क्यों बोला कि रोजाना देना है? ऐसा नहीं बोला कि शनिवार रविवार कुत्ते को देना, अपन है ना शनि का या केतु को उपाय कर रहे हैं तो उस दिन कुत्ते को रोटी देना। ये होता है ऐसा नहीं, और को देना, कुत्ते को देना, राहु अगर खराब है नंबर हाँ, 7, ये तो अपन पागल है जो ऐसे उपाय करते हैं। रोजाना देना, क्योंकि चंद्रमा सबका पितामह है। चंद्रमा पूरे ग्रह का फादर है। फादर आप बोलोगे कि सर तो मदर है, लेकिन मैं बोलता हूँ फादर है। पूरे ग्रह का जन्मदाता चंद्रमा है। और आपको नहीं विश्वास होता तो भोलेनाथ जी ने इतने सारे ग्रह हैं, ठीक है ना, सिर्फ एक बच्चे को ऊपर बिठाया सिर्फ है। अभी उन्होंने जाके पूछो कि सर फोन लगाओ, सामान मेरा चल रहा है, कि सर मेरे को आपसे एक जवाब चाहिए कि चंद्रमा को सिर पे क्यों बैठा दिया? ठीक है, क्योंकि वो हर एक ग्रह की रेमेडी है। आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, आपका मंगल खराब है, सब ग्रह की अलग अलग रेमेडी करने की बजाय थक गए हो तो आप बोलते ना मल्टीविटामिन ले ले यार,
है ना, ये 3-4 गोलियां मत ले, तू मल्टीविटामिन ले ले, अच्छा काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, जहां जहां पे मैं तू बोलता हूँ ना, वो आप लोगों को नहीं बोलता, वो क्या मेरा फ्लो होता है बोलने का, तो कोई नाराज नहीं होना, मैं सबको आप करके सर वो तात्पर्य कल समझ गए थे आपका, है ना, नहीं वो किसी को होता है ना ऐसा ऐसा, तो वो क्या मेरे फ्लो में पता नहीं क्या शब्द आते हैं। तो क्या करना है अपन को, चंद्रमा एक चीज का कारक नहीं है। चंद्रमा, गाय चल रही है, रोज गाय दिखती है अपन को, रोज कुत्ता दिखता है ना। आपने आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपके घर में अगर अगर आप रोज रोटी गाय को देते हो, तो वो एग्जैक्ट टाइम पे गाय खड़ी मिलेगी, होता है, एग्जैक्ट टाइम पे वो कुत्ता खड़ा मिलेगा। इससे हमने क्या एक्टिवेट किया, चंद्रमा, रूटीन, रूटीन एक्टिवेट किया ना, कि एग्जैक्ट टाइम पे हमको वो चीजें मिल रही हैं। और ये हमको संस्कृति सिखाती है कि अगर आपको भी परफेक्ट टाइम पे चीजें चाहिए, तो भैया पशु की सेवा करेगा ना, बोले करूंगा, क्योंकि पशु हमको सिखाता है। आप एक छोटे बच्चे से, छोटा बच्चा होता है ना, तो वो अपन तो क्या होता है कि खाना खाते हैं तो कुछ भी ढोलते नहीं है, ढोलने का मतलब समझे, कुछ भी अपन ने जूठा नहीं छोड़ा या कुछ ऐसा करते हैं। बच्चे जब खाना खाते हैं ना, तो इतना झूठा छोड़ते हैं वो, है ना। और छोटे बच्चे ना, खाना खाना खा लिया, रोटी फेंक के आ गया बाहर, ठीक है, ऐसे होते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, इन्हों को आप देखना, इन्हों को चिड़िया से, कबूतर से, पक्षियों से, गाय से, कुत्तों से सबसे प्यार होता है। सही कह रहा हूँ, सिखाया ना, इन्हों को सबसे प्यार होता है। होता है। चंद्रमा का रूप और है एक, बच्चे। हाँ, चंद्रमा की गुण है। और एक और चीज देखो, आपके पड़ोसी में मान लो कि पड़ोस में लड़ी हो गई, आपके पड़ोसी में किसी से लड़ी हो गया, ठीक है, लेकिन बच्चे का लड़ी नहीं हुआ, ठीक है। आपके पड़ोस में सामने वाले आमतौर पर पड़ोस में लड़ते हैं और सही भी होते हैं, तो पड़ोस में लड़ी हो गया, मम्मी बोल रही कि वहां पे नहीं जाना, लेकिन बच्चे को बोले कि लाओ मटर फली दे दो, आपको खाना है, मेरे को खाना है, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, पड़ोस में जिससे लड़ी हुई वो हमसे नहीं बोल रहा, लेकिन उस बच्चे से बोल रहा है, क्योंकि चंद्रमा की किसी से लड़ाई नहीं। और यही बात ऋषि पाराशर जी वैदिक के सूत्रों में बोले कि हर ग्रह के दुश्मन होते हैं, लेकिन चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं। पाराशर यही बोली ना कि सबके दुश्मन होंगे, गुरु का दुश्मन शुक्र बन के बैठ जाएगा, मंगल का दुश्मन बुध बन के बैठ जाएगा, सूर्य का दुश्मन राहु बन के बैठ जाएगा, है ना, भगवान के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन इस चंद्रमा के दुश्मन नहीं बनेंगे, है ना। तो बोला कि ये अच्छा आदमी, इसको सिर पे बैठाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दुश्मन नहीं बना रहा ना। आज आज आदमी में दम किसमें है कि उसके दुश्मन कम से कम बने। हाँ, लड़ना थोड़ी चाहता है व्यक्ति। सर गुरु चंद्रमा को पसंद तो नहीं करता, लेकिन दुश्मन तो नहीं है, यानी गुरु ऐसा कब है? कहा मैंने, नहीं सर, गुरु मैं पूछ शुक्र रहा का, हूँ। मित्र है, मित्र है गुरु तो चंद्रमा मित्र गुरु है का। ना, गुरु मित्र होता है, ठीक है। अच्छा, वो बुध है, ठीक। बुध बुध है, बुध वो मानता है चंद्रमा को अपना शत्रु, लेकिन चंद्रमा नहीं मानता बुध को अपना शत्रु। चंद्रमा तो किसी को नहीं मानता, चंद्रमा के तो सारे ही दोस्त है ना। क्यों दोस्त हैं, क्योंकि वो देना लेना जानता है, राइट। और ये चीजें अगर हमारे अंदर भी होगी कि अगर हम भी है ना खा पी के बांटेंगे लोगों को, तो हमारे सारे दोस्त हैं। आप नोटिस करना, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि अकेले नहीं खाते, चाय पी रहे हैं, मेरे पापा चाय पीने जाते हैं बाजार में, 4-5 लोगों को चाय पिलाते हैं। पहले मैं बड़ा बोलता था, ये क्या यार, चाय पीना है तो 5 लोग इकट्ठा क्यों करना, अच्छा जान करते हैं 5 लोग इकट्ठा करते हैं। तो फिर मैंने देखा एक दिन कि अभी जो भी चाय पीता है, अरे राजू भाई इधर आओ चाय पियो, मैंने कहा ये अच्छा काम है यार, आप चाय पिलाओ एक बार, फिर रास्ते में जब भी बाजार मिलोगे तो सामने वाला चाय पीता है तो बोलेगा अरे एक और ऑर्डर करो। चंद्रमा एक्टिवेट हुआ ना। अच्छा, उनके लगन में चंद्रमा भी है, मेरे को समझ में आया कि यार एक्टिवेट तो हो जाता है ग्लोबल, ठीक है। तो ये चीजें हमको समझना है, समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छी से। ओके, जी सर। अभी देखो, ये अपन कल पढ़ रहे थे, सूर्य राशि है। सनातन वैदिक परंपरा ये बोलती है कि 12 तरह के सूर्य होते हैं। अपन बोलते हैं ना, सूर्य नमस्कार करते हैं, है ना, आप सभी करते होंगे ब्राह्मण लोग। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रवि नमः, भास्कराय नमः, भानुवे नमः, बोलते कि नहीं बोलते हो, है ना। अच्छा, नहीं मंत्र याद हो तो गूगल पे सर्च कर लेना कि सूर्य के मंत्र कौन से है ना, सूर्य के 12 आदित्य के नाम कौन से हैं, तो थोड़ा आपको सीखने को मिलेगा। तो ये जो 12 आदित्य हैं भैया, इसी को बोलते हैं 12 राशियां। आप संस्कृत में जब भी आप श्लोक पढ़ोगे ना, ओम गुरुवे नमः, ओम चंद्रमे नमः, भानुवे नमः, मंगले नमः, ऐसे ऐसे आएंगे आपकी चीजें संस्कृत में श्लोक में आएंगे। मतलब आप कोई भी मुहूर्त वगैरह करवाओगे, ठीक है ना, आप मान लो गाड़ी भी लोगे तो वो बोलेगा चंद्र इस नक्षत्र में है, वो सारी बातें करेगा, पंडित जी सारी बातें करते हैं बेचारे। वो बात अलग है कि उन्होंने सिर्फ धर्म का हिस्सा ले लिया, ठीक है ना, जबकि वैज्ञानिक ज्ञान है, ठीक है। तो 12 राशियां होती है, जिसमें पहली राशि आती है मेष राशि। और ये बात होती है काल पुरुष कुंडली से। कल मैं आपको बता रहा था ना कि मेष तुम कम कपड़े वाले हो, बोल रहा था ना। अभी कम कपड़ा क्यों, कि जब सूर्य मेष राशि में जाएगा, कब जाएगा,
एक एक महीने में राशि बदलता है। मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक सूर्य रहेगा मकर में, है ना। फिर वैलेंटाइन डे आ जाता है, ठीक है ना। फिर 14 फरवरी से लेकर 15 जो अपनी मार्च होती है, फिर कहाँ चला जाता है सूर्य? कुंभ में, है ना। फिर 16 मार्च से लेकर फिर अपना जो अप्रैल महीना आता है, ठीक है, अप्रैल में फिर मीन है ना? में जाएगा। फिर कहाँ चला जाता है? मीन में। मीन। और फिर आपको पता है कि अप्रैल महीने 15-16 अप्रैल के बाद जो गर्मी आती है भैया, है ना, फिर आपके स्वेटर अंदर हो गए, है ना। फरवरी तक तो व्यक्ति कोशिश करता है, वैलेंटाइन डे मनाने तक तो बोलता है कि रजाई में, है ना, चाहिए। उसके बाद फिर व्यक्ति कोशिश करता है कि हटाओ इस रजाई को, है ना। अब तो अप्रैल महीना जैसे आता है तो फिर हर व्यक्ति गादी छोड़ देता है, रजाई छोड़ देता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? तो सूर्य क्या बता रहा है? आपका सूर्य मौसम बता रहा है। क्या बता रहा है? सूर्य बोला कि मैं मेष में आऊंगा ना तो तेरे को मंगल के गुण दे जाऊंगा। क्या बोला? और मंगल क्या है? अग्नि प्रधान है ना। मंगल को बोलते कि फायर है, मैं पुष्पा झुकेगा नहीं, बोलते ना फायर हूं मैं। तो मंगल क्या है? फायर है, ठीक है। झुकता नहीं है, अपन को झुका देता है, बोले बड़ा पसीना है भैया, नहीं बाहर नहीं निकल सकते, ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो मंगल कम कपड़ों का कारक है, राइट। और भारतीय सनातन संस्कृति का लाल रंग से गहरा नाता है ना। लाल देह लाली बसे अड़धुर लाल लंगूर, बोलते ना बजरंग बाण में लास्ट में हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाते, बोले लाल लाल। मंदिर का रंग आप या तो पीला मिलेगा या लाल मिलेगा। शास्त्रिक बनाते तो लाल रंग, तिलक करते तो लाल रंग, पंडित जी की लगाए लाल रंग, है ना। भारतीय संस्कृति में महिलाएं जो बिंदी लगाती है वो लाल रंग, मेहरून रंग होता है कि नहीं होता है? आप कहीं भी हवन में बैठोगे तो क्या बोलेंगे पंडित जी? लाल रंग या पीले रंग की साड़ी पहन के आना, आप चुनर पहन के आना, होता है ना। रेड कलर भारतीय सनातन संस्कृति का हिस्सा। और भारतीय सनातन संस्कृति अग्नि से भरा हुआ, आग से भरा हुआ, बोले क्या कर लेंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हिंदू सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। अग्नि से, अग्नि तत्व की बड़ी प्रधानता होती है, ठीक है ना। तो आप राम जी को देखो, क्षत्रिय धर्मों का पालन किया, बहुत गहराई समझ में आता है कि मेष राशि में कौन उच्च का? राम उच्च के, मतलब सूर्य उच्च का, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोला कि आपको मेष राशि के कारक तत्व अगर याद करना हो तो कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो कम कपड़ों का कारक है। इसलिए तो बोला था कि हिंदू सनातन संस्कृति सबसे ज्यादा मॉडर्न है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी संस्कृति है कि अभी वेस्टर्न संस्कृति पहले तो ना टॉप और जींस पहनती थी, आजकल वो बात अलग है कि पता नहीं क्या पहनते, समझ नहीं आता। पहले टॉप जींस पहनती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हिंदू सनातन संस्कृति बहुत सालों से बोल रहा है, क्योंकि उसने कभी पेट ढकने की कोशिश ही नहीं किया। गलत तो नहीं कह रहा ना? सलवार सूट पहना हिंदू सनातन संस्कृति ने, सलवार सूट के खिलाफ में थे, वो बोले नहीं पहनेंगे, सलवार सूट नहीं पहना। आप चाहे किसी भी एरिया में चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र में चले जाओ मराठी में, आप राजस्थानी में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, है ना, पश्चिम बंगाल में चले जाओ, हर व्यक्ति ने साड़ी पहना। भाई कल्चर देखो आप, वो बात अलग है कि साड़ी अलग तरह से पहना, लेकिन साड़ी पहना। और किसी भी महिला ने पेट नहीं छुपाया, बोल्ड कौन हुआ? हिंदू सनातन संस्कृति, ठीक है ना। और नाभि का आपको कल कॉन्टेंट बताया था मैं। तो इसी तरह से अभी मान लो कि अभी सूर्य सावन में, इस बार 2 सावन है, ठीक है। तो कर्क राशि में जो सूर्य आता है तो सावन का एक बहुत बड़ा फ्लो आता है इस कर्क राशि में। कर्क राशि किसकी होती है? चंद्रमा की होती है ना। जल की, हाँ जल की होती है, चंद्रमा की होती है। कर्क, है ना, आगे मैं समझा दूंगा कि कर्क राशि का मालिक भी चंद्रमा होता है। तो ये चंद्रमा की राशि होती है। तो पानी कौन से महीने में सबसे ज्यादा पड़ता है? वो एक सावन के महीने। वो राजेश खन्ना साहब का एक गीत सुना ना कि चिंगारी कोई भड़के, है ना, तो सावन उसे बुझाए, जब सावन अगल लगाए तो उसे कौन बुझाए। सुना कि नहीं सुना? यस सर। सुना ना? हाँ तो गीत भी सुना करो, चंद्रमा कारक है, संगीत सुनते हैं ना, गीत भी सुना करो। जो व्यक्ति रोजाना 2-4 गाने सुनता है नए पुराने, उसका चंद्रमा अच्छा हुआ। तो क्या करेंगे? रोज गाने सुनेंगे, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि दिन भर भगवान के भजन ही सुनना है, आप बढ़िया संगीत वाले गाने सुनो, इससे भगवान कृष्ण खुश होते हैं, है ना, क्योंकि वो भी बड़े बांसुरी बजा बजा यूट्यूब फटा लेते थे, ठीक है। तो सर गाने का कनेक्शन चंद्रमा से? हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ बांसुरी थी ना। हाँ जी। हाँ तो वो तो स्पिरिचुअल उसमें हो गया ना सर। हम नहीं, गाना स्पिरिचुअल ही है। गाना सर आज के गाने कहाँ स्पिरिचुअल है सर? गाने सारे स्पिरिचुअल है, गाने कभी भौतिकवादी हुए ही नहीं। ये जितनी भी ट्यून आती है, आप जब भी गाना गाओगे तो वर्ड्स भी तो मैटर करता है ना। आजकल के तो वर्ड्स भी नहीं सुन सकते तो सर ऐसे। देखो आजकल तो ऐसी चीजें हैं कि अभी तो दुनिया खत्म होगी कुछ सालों बाद, है ना, तो ज्योतिष ये सब, है ना, संस्कृति कल्चर सारा जाएगा, ठीक है। तो आजकल की बात हटाएंगे हम,
लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कितना भी आजकल हो जाए, लेकिन गाने और संगीत में वह गुण है कि व्यक्ति नाचने और गाने पे मजबूर हो जाता है। और जब भी व्यक्ति नाचेगा और गाएगा तो व्यक्ति है ना, ये 50 झंझोड़े दूर दूर रहता है, बता रहा हूँ। आज मान लो आप कीर्तन में गए, गाने नहीं है, तो बंदी है। आज मान लो आप कीर्तन में गए, अपन जाते हैं ना कीर्तन में, भागवत कथा होती है, वहां नाचते हैं, व्यक्ति टेंशन से फ्री हुआ। सिर्फ कीर्तन की बात नहीं है, जो आपका मनपसंद गाना हो और आप उसमें भी डांस कर लिए तो भी आप उस समय टेंशन से फ्री हो, बता रहा हूं। जरूरी नहीं है, गाने तो सारे आध्यात्मिक ही हैं। अच्छा, गाने को छोड़ दो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कभी गाना नहीं गाया, उन्होंने हमेशा धुन बजाई, ट्यून, है ना, सुर बजा ना, सुरताल होते हैं ना। जी सर। तो भगवान कृष्ण ने हमेशा ट्यून बजाई। अच्छा, आप शब्दों को तो कनेक्ट ही मत करो, सिर्फ किसी भी आपका संगीत का आप ट्यून सुने। अच्छा, धुन में एक ऐसी ताकत है कि इसमें आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं। मेरे को हिंदी आती है ना, और मान लो कि बांग्लादेश के लोग हिंदी नहीं आती है, तो वो भी उस धुन पे नाच रहा है ना। अमेरिका के लोग हिंदी नहीं आती, वो भी उस धुन पे नाच रहा है, क्योंकि धुन की क्वालिटी आप देखो, इसको बोलते हैं सुर की क्वालिटी। और चंद्रमा के साथ सभी व्यवहार वाले हैं ना, इसलिए चंद्रमा कभी कुछ बोला ही नहीं। बच्चे बोलते हैं क्या? बोलता ही नहीं। बच्चे की गुण देखो आप, बोलता ही नहीं। अच्छा, नहीं बोलते तभी लोग समझ जाते हैं कि इसको खाना चाहिए। इसको बोलते हैं कलाकार। है, बच्चे को कोई भाषा नहीं आती, हर बच्चा पैदा होता है ये बोलता है कि मतलब 2-4-6 महीने में कि भा पीना है। अच्छा, उसकी खुद की एक अलग लैंग्वेज है, पानी नहीं बोलेगा, बोले भा, ठीक है, उसकी खुद की एक अलग लैंग्वेज। तो ये नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संगीत, और संगीत चंद्रमा का कारक तत्व है ना। गाने 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 गाओ। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा संगीत की जो ट्यून सुनाई देती है, ये सावन महीने में सुनाई देती है। अभी आप बोलोगे सर कैसे? ये जितने भी बिजली कड़कती है ना, ये सावन से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको चैत्र महीने में बिजली गरजती है क्या? नो सर। चैत्र महीने में बिजली सुनाई देगी, लेकिन सावन महीने में प्रकृति तांडव करती है। इसको बोलते हैं शिव तांडव। समझ में आया? है ना। सर शिव भादों में भी तो होती है। भादों में भी होती है ना। तो चंद्रमा और कर्क और सिंह दोनों राशि जो ये हैं, ये अपने वर्षा ऋतु को बताते हैं, ठीक है। तो अपन चंद्रमा को कनेक्ट करते हैं फिलहाल सावन को ना। तथ्य थोड़े से, सर मिथुन मैं सारी बातें बताऊंगा, एक एक चीजें कनेक्ट करूंगा। समझ में आया कि संगीत का असर, नेचुरल संगीत कौन करता है? नेचुरल संगीत कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है। क्योंकि इस समय आपको प्रकृति खुद आपको सुर तान बजाना सिखा रही है। आई आवाज, बिजली चमकी, ठीक है। बिजली चमकी मतलब इसको बोलते हैं नेचुरल वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र समझते हो ना? और हर अपने शिव जी को देखो ना, डमरू लेके घूमते हैं। वो डमरू लेके घूमने क्या जरूरत? अच्छे बड़े आदमी हो, क्या डमरू लेके घूम रहे हो? लेकिन डमरू लेके घूमते हैं, ठीक है ना। तो वो ऊपर डमरू बजाते हमको बिजली चमकती है यहाँ पे, तन तन तन, लोग डरते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब कर्क में सूर्य आता है तो सावन मनाते हैं। जब भी कर्क में सूर्य आएगा तो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है सावन महीना कब, कर्क में सूर्य आ गया, सावन, ठीक है, हो गया काम। इसी को बोलते हैं दक्षिणायन। देव सो गए, मैंने सुना है कि देव सो गए, ऐसा बोलते हैं, है ना। और देव कब उठ जाएंगे? जब मकर में जाएंगे। बताऊं स्क्रीन शो करके? ये वैदिक सर नहीं, कार्तिक के महीने में उठेंगे देव। अच्छा, वो कार्तिक के महीने में उठेंगे। उत्तरायण का वो कार्तिक के महीने, हाँ, वो उनका उत्तरायण जो है वो जी, जी। वो फिर मकर राशि में आएगा। समझ गया मैं, आप बिल्कुल करेक्ट, आपने मुझे संक्रांति करेक्ट कर दिया। आएगी। जी जी मैडम। देखो, हाँ, देव उठने के बाद शादियां होती है ना फिर। हाँ जी। उसके बाद शादी करते, पहले शादी भी नहीं करते लोग। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि देवताओं को शादी से क्या कनेक्शन, अभी तक समझ नहीं सका मैं, ठीक है। ये अपना ये जो 12 राशियां हैं, ठीक है ना, 12 राशि कर्क से लेकर मकर, ठीक है ना, ये होते हैं पूरा 180 डिग्री। आपको दिख रहा होगा कि दोनों में 180 डिग्री का अंतर है, दिख रहा है क्या? आप यहाँ ध्यान से देखो, हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। ये 30 डिग्री में, है ना, ये 30 से 60 वृषभ, ठीक है ना, ये 90 और 270। 90 में से 270 माइनस करो, मतलब 270 में से 90 माइनस करो, 180 आएगा, 180 आएगा। तो ये 180 डिग्री का कनेक्शन रहता है उत्तरायण और दक्षिणायन में। 180 डिग्री मतलब ये लगभग हो गया 6 महीने का कनेक्शन रहता है। तो हर 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा में चलता है, पूर्व उत्तर में उगता है। हर सूर्य 6 महीने में पूर्व दक्षिण में उगता है,
ठीक है ना। इसी तरह से अपनी 12 राशियां कनेक्ट होती हैं और ये 12 राशियां अपनी 12 ऋतुओं को भी बताती हैं, ठीक है ना। इस ऋतु वाला वीडियो भी मैं भेज दूंगा, मेरे पास बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ये समझ में आया सभी को, ठीक है ना। ये अपना काल पुरुष होता है। इसके बाद जी क्या सर। समझना था, अभी अपन कल क्या समझ रहे थे, मैथमेटिक्स समझ रहे थे। अच्छा है धर्म अर्थ काम मोक्ष समझ रहे थे, इसको भूल ही गए, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि अपनी हिंदू सनातन संस्कृति बोलती है कि 4 तरह के त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण होता है ना, ये धर्म। फिर बोलते हैं कि अर्थ त्रिकोण होता है, ये अर्थ। फिर बोलते हैं काम त्रिकोण होता है, ये होता है काम। फिर बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण होता है, इसको बोलते हैं मोक्ष। 4 तरह के त्रिकोण आपने सुने, मतलब 4 तरह के अपने जीवन काल कि सबसे पहले व्यक्ति, मतलब 4 तरह की अवस्थाएं, सुना है ना। आप इसको बोल सकते हो 4 तरह की अवस्था से अभी आप कनेक्ट कर सकते हो राशियों को। कैसे? ये जो होती है कौन सी अवस्था है? बाल्य, समझ में आया। ये होती है युवा, ठीक है। ये होती है प्रौढ़, समझ में आया, ठीक है। और ये होती है वृद्धावस्था। इसका आप इस तरह से भी समझो। आप सभी ने अगर हिंदी साहित्य कभी पढ़ा होगा तो ये 4 अवस्था के बारे में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 4 तरह की मानव अवस्था होती है। ये 4 तरह की अवस्था में भी सूर्य होता है कि नहीं होता है? जब सूर्य, ठीक है, ये समझो आप कि जब सूर्य सुबह 6 से 8 के बीच में होता है तो अपन को कहां दिखेगा? ईस्ट में। इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं बाल्य अवस्था। 6 से 8 के बीच में सूर्य अपन को बच्चे के समान दिखता है ना। जी सर। अच्छा, ये 6 से 8 का टाइम हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं हम, तो ये हो जाता है यहाँ पे आते आते 12 से 2 का टाइम हो जाता है, ठीक है ना। 12 से हालांकि 2 मैंने आपको एक वीडियो बताया होगा पूरा कि हर भाव में 2-2 घंटे परिवर्तन करता है, तो बीच में 2 भाव आ गए, ठीक है। ये 12 से 2 का टाइम है, दोपहर 12 से 2 का टाइम। इस समय सूर्य युवा अवस्था में रहता है। जी। भाई 12 से 2 के बीच का टाइम सूर्य कितना तेज रहता है, क्या आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते गर्मी के टाइम। अच्छा, ये जो टाइम आता है सूर्य का शाम को 6 से 8, 6 से 8 में सूर्य आ गया प्रौढ़ अवस्था में। आप वापस इसको देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा वृद्ध अवस्था में आ गया है ना। और 8 बजे के बाद कभी किसी ने सूर्य देखा? नहीं देखा ना। तो 12 से 2 इसको बोलते हैं मोक्ष हो गया भैया, वृद्ध अवस्था आ गई। आपके पास कुछ जान ही नहीं बची, आप देख ही नहीं सकते। लेकिन आप नहीं देख सकते, कोई और देश देख रहा होगा। तो ये जो सूर्य होता है 12 से 2 में रात को उत्तर दिशा में होता है। आप इसको सूर्य से दिशा भी समझ सकते हो, है ना। ये कौन सी दिशा थी सुबह वाली? ये ईस्ट, ठीक है, पूर्व थी। ये वाली कौन सी थी? दिन को 12 से 2 दोपहर, दक्षिण। आप देखना हमेशा सूर्य हमेशा आपको दक्षिण में दिखेगा, बिल्कुल हाइट पे दिखेगा, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ झुका हुआ रहेगा, होता है ना। कभी उत्तर की तरफ झुका हुआ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ झुका हुआ मिलेगा, ठीक है। शाम के समय पश्चिम में रहता है, वेस्ट। आपको देखना होगा कि भैया पश्चिम दिशा कहाँ है प्रॉपर, तो जहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा है वो वेस्ट है। और रात के समय दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता है तो वही नॉर्थ है, नॉर्थ दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें भी राशियों के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से राशियों की बात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि राशि ही सूर्य है। ये 12 की 12 राशि सूर्य के कैरेक्टर को ही डिफाइन करती है। ये सर्दी, ये गर्मी, ये वर्षा और ये अलग अलग तरह के जो भी मौसम आते हैं ना, सूर्य जैसे जैसे राशि बदलता है वैसे वैसे मौसम बदल जाएगा। ये मौसम बदलने का कारण एक ही है कि सूर्य तू राशि बदल, हम मौसम बदलेंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि सूर्य भी बदलता है, समझ में आया। सूर्य भी 1 महीने बाद बदल लेता है। बोले भैया अब मैं चेंज करूंगा, थक गया यार, है ना। तो क्या बोलते हैं, हर ग्रह यात्रा करते हैं, इससे समझ में आया। और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ही जगह मत रहो, है ना। थोड़ी थोड़ी देर कभी घूम के आ जाओ, है ना। घूमने का कोई स्थान नहीं मिले तो मेरे यहाँ आ जाओ, है ना। मेरे यहाँ चाय नाश्ता पानी करेंगे, खाना आना करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है सभी ग्रह कि थोड़ा घुमा करो। बहुत सारे लोग होते हैं ना डिप्रेशन में आते हैं, बोले दिन भर जो घर में बैठेगा वो डिप्रेशन में आएगा, बोले जाता ही नहीं कहीं। बोलते ना निकला कर निकला कर, तो सबसे ज्यादा निकलता है चंद्रमा, उसको घर बोलना पड़ता है। तो घर बैठना, यशोदा मैया कृष्ण की रस्सी बांध दी, बोले तू घर कब बैठेगा, बांधी थी ना रस्सी, तो रस्सी छोटी पड़ गई, है ना, क्योंकि कृष्ण घर बैठ ही नहीं सकता।
उसका काम ही नहीं घर बैठने का। तो इसीलिए तो कृष्ण की ट्रेवलिंग देखो आप, है ना, वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा छोड़ दिया, वो पता नहीं गुजरात चल गया, फिर मेरे को ये समझ नहीं आया द्वारका में क्या करने गया था, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ घूम लिया वो, ठीक है। तो जहाँ पैदा हुआ वहां पे कुछ भी नहीं, और अपना शासन कहाँ किया, द्वारका में जाके किया। तो अलग आदमी, ऐसा राम जी ने नहीं किया। राम जी आए बेचारे प्रॉपर अयोध्या आए, बोले माता पिता के पास रहूंगा। कृष्ण बोले कौन से माता पिता, मैं तो जा रहा हूँ विदेश, बाय टेक केयर। समझ में आया। तो कृष्ण का कैरेक्टर अलग है, वो व्यक्ति अलग है, ठीक है ना। चंद्रमा प्रधान है, अपने मन से काम करता है, उसको नहीं समझ में आया पापा सॉरी बोल के आ गया, मम्मी मैं नहीं आऊंगा, है ना, आपको दिल छुड़वा दिया, मैं जा रहा हूँ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। अच्छा ध्यान रखने के गए, उसके बाद कभी वृंदावन नहीं लौटे, ठीक है ना। तो वो अलग आदमी है ना। ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या समझ रहे थे, अच्छा इसके बाद अपन समझ रहे थे गणित। सर हाँ हाँ बोलिए मैडम। सर जैसे कहा जाता है ना कि सूर्य से हम व्यक्ति के बाहरी गुणों को देखते हैं, मीन्स उसका लग्न, उसकी शारीरिक संरचना कैसे हुई है, और चंद्रमा से उसके विषय के बारे, मतलब जो उसके अंतर मन है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। इसीलिए हम चंद्र राशि का ही वो प्रचलन ज्यादा है, अगर हम यहाँ पे वैदिक में देखें। फिर अभी आपने कहा सूर्य से राशि का, तो मैं उस बात को कैसे लिंक करूं? सूर्य ही राशि है, इसका जवाब आपको आने वाले लेक्चर में मिलेगा। क्योंकि जब भी हम लग्न साधन करेंगे, अभी मैं कठिन शब्द नहीं बोलता, फिर क्या होता है, नींद वहां पे आती है। अगर मैंने जिस दिन ज्योतिष के कठिन शब्दों को बोलना चालू कर दिया, फिर वो सर नींद आ गई, है ना। तो लग्न साधन का अर्थ ये है कि जब भी मैं आपको लग्न बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, तो लग्न किससे बनता है, पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि अंकित होती है उस समय, उससे लग्न बनता है, राइट। ये आप सभी को पता है। तो पूर्व का कारण क्या हुआ, पूर्व आज अपन बोलते हैं तो सूर्य की दिशा कौन सी है, पूर्व है ना। जो पूर्व से उदय होता है उसको सूर्य बोला जाता है ना। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि सूर्य की राशि पश्चिम है ना। उदय सविता कहाँ से, पूर्व से, ठीक है। तो लगन क्या डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या बताया, सूर्य को बताया। जन्म लगन डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या बताया, सूर्य को बताया ना। हाँ, सूर्य को बताया, सूर्य को बता रहा है। आप इसको बहुत गहराई से नोटिस करो, मैं आपको कुछ और भी होमवर्क देता हूं, आपको मजा आएगा। कुछ नई चीज बताता हूँ, चलो अब क्लास में आए गए हो जूम पे, तो कुछ और नया सीखो। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो, हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य से मुझे बाहरी संरचना के बारे में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लग्न के बारे में, वो कैसा होगा, कैसी आइज क्या है, ये सब पता लग रहा है। उसके अंदर क्या जो उसकी मनोभावना है वो चंद्रमा से पता लग रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि ट्रांजिट को भी आप चंद्रमा से लगा के देख लीजिए। इसलिए मैं कल क्या बोला, ये मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ, समझ तो बहुत आसान है। मैं कल क्या बोला अनुप्रिया मैडम, कल मैंने क्या बोला था कि राम तू ही राशि है, ऐसा बोला था ना। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि कैसे राशि है। नहीं, राम सूर्य ही राशि है ना। आपको पता चल कि सूर्य से 12 राशियां होती है, ठीक है ना। हाँ जी सर। तो सूर्य ही राशि है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य राम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि राम ही राशि है, राइट। जी सर। क्योंकि ज्योतिष हमेशा आध्यात्मिक क्षेत्र रहा, ये धार्मिक क्षेत्र नहीं रहा, है ना। तो राम एक आध्यात्मिक कारक है, तो क्या बोलेंगे कि राम ही राशि है। अच्छा, राशियों के अंदर नक्षत्र होते हैं, 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ जी सर। है ना। इसको ऐसे समझो कि आपका मैंने वीडियो भी देखा था जिसमें आपने कहा था कि जो जी वो तो चंद्रमा है वो नक्षत्र के बारे में बताएंगे, अभी कल बताएंगे उसके बारे में। देखो ये अपना ब्रह्मांड है, ठीक है ना। ये चक्कर बना लिया ब्रह्मांड का, इसमें अपन ने कुछ 12 राशियां बना लो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना। मैं कुछ कर देता हूँ 12 राशि के अकॉर्डिंग। ये समझ के चलो कि कुछ 12 राशियां हैं, आप एक मान के चलो मोटे तौर पे, है ना, कि 12 राशियां हैं, ठीक है। सर दिख नहीं रहा कुछ भी। क्या बात कर रहे हो? नहीं, क्लियर है सर। मेरे इसमें तो दिख रहा है सर, दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। अच्छा एक बार रिफ्रेश कर लो मैडम, हो सकता है दिख जाएगा। मैं एक बार से वापस स्टॉप शेयर करके डालूं। सर मेरे इसमें तो अभी तक तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, अभी दिखेगा। अभी दिखा? नहीं, स्टार्ट हो रहा है स्क्रीन में। बस हो जाएगा, आपका लैपटॉप में दिक्कत है। स्टार्ट हो ही गया, अब गाड़ी स्टार्ट हो ही गई है तो वो चलेगी ही, है ना। तो हम तो मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि मान लो कि ब्रह्मांड के अंदर 12 राशियां, आप एज्यूम करके चलो
इन्हीं 12 राशियों के अंदर आपके 27 नक्षत्र रहेंगे, ठीक है। इन्हीं 12 राशियों के 27 नक्षत्र रहेंगे ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सूर्य के अंदर चंद्रमा है, क्या हम ये बोल सकते हैं? अपन ये बोल सकते हैं कि क्या सूर्य के अंदर चंद्रमा है? इसको और कल समझेंगे गहराई से, लेकिन मान के चलो कि है, ठीक है ना, क्योंकि नक्षत्र ही चंद्रमा है ना। तो नक्षत्र के ऊपर बात हो जाएगी, कल बात करेंगे यार नक्षत्र की, कुछ नया बात बताएंगे, है ना। कल आपको शायद पूरी बात समझ में आ जाएगी। और एक और चीज बताता हूँ, नहीं समझ में आए ना तो हमको ज्योतिष कभी भी, अच्छा, दो तरह से आप ज्योतिष पढ़ सकते हो। एक तो आप बड़े बादशाह हो कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री अल्फा बीटा गामा लेमला थेमला सब आता है, एक तो वो पढ़ेगा क्योंकि उसको सारी बातें आती है, उसको बात करेंगे सूर्य सिद्धांत की, बोले समझ जाएगा। अच्छा, एक व्यक्ति वो है कि सर हमको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए और हम आध्यात्म से ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये बोल दूं कि राम के अंदर सीता है, क्या ये बात सही है? ये तो सही है ना कि राम के अंदर ही सीता है, सूर्य के अंदर ही चंद्रमा है। और विज्ञान ये बोलता है कि ये चंद्रमा के अंदर जितना भी प्रकाश है ना, ये उसने सूर्य से उधार लिया। चंद्रमा के पास खुद की लाइट नहीं है। लोग बोलते हैं कि भैया मानव ने इन्वर्टर का खोज किया, वो प्रकृति पागल है, नेचुरल इन्वर्टर बना रखा है चंद्रमा को, ठीक है ना। इन्वर्टर सूर्य की रोशनी को अपने अंदर रखा, फिर जब सूर्य नहीं आया तो 12 घंटे तक रोशनी दिया। तो इन्वर्टर का खोज कोई नया चीज नहीं है, समझ में आया? तो कुछ भी नया नहीं है, ये रामायण ज्योतिष नया नहीं है, ये कोई भी चीजें नई नहीं है। ये हर चीजें आपको मैं प्रूव कर सकता हूँ कि दुनिया में जो कुछ भी रामायण काल में हुआ वही का वही इस काल में दोहराएगा। बस क्या होता है, वो आदमी की शक्ल बदल जाती है, आदमी की सूरत बदल जाती है, काम करने के तरीके बदल जाते हैं, बस युग बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये समझो, अभी नया कौन समझो, कल अपन समझेंगे मैडम नक्षत्र के बारे में, हो सकता है वहाँ क्लियर हो, है ना। तो आप मुझे व्हाट्सएप क्लास पे भी ऐसे सपोर्ट क्या करो यार, है ना। ऐसे ऐसा नहीं तो जूम पे भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, कल मैं आपको क्या बता रहा था, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, है ना। मेरे को बड़ा बेकार लगता था, ये कैसे सवाल है यार, है ना, ये बड़े दिमाग खराब करते थे, लेकिन ऐसे पढ़ने पड़ते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक लंगड़ा प्रकार लेते थे, सुना लंगड़ा प्रकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरे को नहीं पता। हम फास्ट भी बोलते हैं, राउंडर भी बोलते हैं। राउंडर है ना, हाँ मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो हम बोलते थे लंगड़ा प्रकार, हमने लंगड़ा प्रकार याद किया। तो लंगड़ा प्रकार, ठीक है ना, पेंसिल डालते थे, फिर पूरा चक्कर लगाते थे, है ना, और उसमें फिर एंगल बनाते थे। एंगल थ्योरी समझा? एंगल थ्योरी कि अधिक कोण बनाते थे। अधिक कोण का मतलब क्या होता था, आपको ये पता होगा ना? 90, हाँ, मोर देन 90, 90 डिग्री से ज्यादा। बस मोर देन 90 डिग्री, दैट्स कॉल्ड अधिक कोण, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। ये लिख रखा है यहाँ पे जैसे मैंने, ठीक है, ये रहा अधिक कोण, है ना। इसको अधिक कोण ही बोलते होंगे ना, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये 90 डिग्री से ज्यादा कोण है। अच्छा, राइट एंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का हो, इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब हाँ ये सही एंगल है, ठीक है ना। समकोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं न्यून कोण, है ना, लेस देन 90 डिग्री, है ना, इसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। यही की ये बात अपने ऋषि मुनि बोले, लेकिन क्या करें, संस्कृत है, शब्दावली अलग है, फिर लोग बोले कि धर्म की बात हो रहा है, लेकिन यही की ये बात अपने ऋषि मुनि बोले। और क्या बोले? त्रिकोण। त्रिकोण मतलब जिसके 3 कोने हो। अब यहाँ पे देखो, इस राइट एंगल के 3 कोने आ रहे हैं क्या? एक कोना, है ना, 2 कोना, 3 कोना हो रहा। त्रिकोण जिसके 3 कोने हो उसको बोलते हैं ट्राइंगल। और अपना ऋषि मुनि क्या बोले? धर्म त्रिकोण 90 डिग्री का ट्राइंगल, अर्थ त्रिकोण 90 डिग्री का ट्राइंगल, काम त्रिकोण 90 डिग्री का ट्राइंगल। क्या पता वो इंग्लिश में उस टाइम पढ़ी कर लेते तो आज कुछ अलग बात दिखता है, लोगों को मजा आ जाते हैं, है ना। मोक्ष त्रिकोण तो 90 डिग्री का ट्राइंगल। उस जमाने में इंग्लिश का अस्तित्व नहीं था, तो उन्होंने संस्कृत में बात किया, त्रिकोण इसकी 3, है ना, रेखाएं निकली हुई हो। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? मैथमेटिक्स है। आप ज्योतिष में आप समझोगे ना तो भाई ये सारा का सारा गणित है। सूर्य सिद्धांत है, आपने एक सूर्य सिद्धांत की किताब पढ़ी होगी कभी? सूर्य सिद्धांत, है ना, नहीं पढ़ा, पढ़ना, बड़ी बेकार किताब है, मतलब मेरे को चक्कर आते हैं पढ़ने में, इसलिए बेकार है। ऐसे बड़ी शानदार किताब है,
लेकिन मेरे को चक्कर आते हैं क्योंकि मेरा फिजिक्स कमजोर है ना, इसलिए मैं कभी गणित में नहीं जाता। तो जो साइंस का स्टूडेंट है वो सूर्य सिद्धांत को बड़ी गहराई से समझेगा, ठीक है ना, कि कौन से ग्रह की दूरियां कितनी है ना। आपने देखा होगा कि हम गणित में पढ़ते थे, रेखाओं की बात करते थे क्या, कि रेखाओं का मान बताएं। अच्छा, बड़ा बेकार लगता था मेरे को तो, परपेंडिकुलर, हाइट, लेंथ, है ना, ये फालतू चीजें होती थी। अच्छा, ये सारी चीजें ज्योतिष में है। जब कुंडली बनाते हो तो रेखाएं खींचनी पड़ती है ना 12 भाव के लिए। जी सर। 30-30 डिग्री की रेखा बनती है। यस सर। वो सारा मैथमेटिक्स है। आप 10th, जब हम एमपी बोर्ड में 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो हमारे तो आर्यभट्ट के श्लोक भी लिखे हुए आते थे कि भाई इसका मूल सोर्स कहाँ से है, ठीक है ना। तो वो संस्कृत में श्लोक भी लिखे हुए आते थे, तो बड़ा पढ़ता था मैं, तो वही पढ़ता था कि सर समझ में आया, ठीक है। अंदर की बातें कुछ नहीं, लेकिन श्लोक पढ़ने में अच्छा लगा कि चलो हमारी कुछ संस्कृति की चीजें आई है ना, तो अच्छा लगता है। तो गणित का रिसर्च जितना ऋषि मुनियों ने किया उतना किसी ने नहीं किया, है ना। वो बात अलग है कि फिर अलग अलग तरह के नाम आ गए कि भैया प्रोफेसर मार्शल ने ये काम कर दिया, न्यूटन ने वो काम कर दिया, लेकिन जितना गणित का रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने किया ना उतना किसी ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पूरा ज्योतिष बनाया और पूरे मैथमेटिक्स के पार्ट को बनाया। और सूर्य पूरी की पूरी ज्योतिष की बात कर रहा है, पूरा का पूरा गणित की बात कर रहा है। जितनी भी रेखा बन रही है ना सूर्य के माध्यम से बन रहा है। आपने वो आसन देखे, आसन 12 तरह के आसन होते हैं, पद्मासन, वो आसन, तलासन, पता नहीं कौन से आसन होते हैं। इन आसन का कॉन्सेप्ट क्या है ना, ऐसे वाला करना आसन होता है, पीछे करके हाथ करके, इसका मतलब क्या, 12 बज गया, समझ में आया, 12 बजती है ना। ये आसन भी सूर्य के कारक होते हैं। ये आसन बनते ना, पद्मासन, है ना, दोपहर के 2 बज गए, 12 बज गए, सारे आपको समय काल की गणना बताते हैं। वो आसन नहीं है एग्जैक्ट में, प्राचीन समय का टाइम है, टाइम 8 भर बोलते थे ना पहले, टाइम बताते थे। तो आसन भी एक तरह से हमारे लिए सूर्य सिद्धांत का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, गणित का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और मैथमेटिक्स का ऋषि मुनियों से सबसे ज्यादा गहरा संबंध रहा, क्योंकि उन्होंने तारों की गणना किया, उन्होंने राशियों की गणना किया, और इतना व्यवस्थित गणना किया कि आज भी जाकर, क्योंकि अपने ज्योतिष ये बोल रही थी कि शुरुआत से कि नवग्रह होते हैं और चंद्रमा के कटान बिंदु को राहु और केतु कहते हैं, ठीक है। साइंस ने बहुत देर के बाद माना कि ऐसा होता है, विज्ञान ने बहुत देर के बाद माना इस चीज को, ठीक है, कि ऐसा होता है, लेकिन ज्योतिष ने पहले ही मान लिया, ठीक है। हमारी ज्योतिष पहले ही बोल ली कि भैया पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, सूर्य चक्कर नहीं लगाता पृथ्वी का, बहुत पहले उन्होंने बात कर दिया, ठीक है। साइंस से बहुत देर से पता चला कि ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअल में लगता है कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन हमारी ज्योतिष पहले ही बोल ली कि नहीं ये जो। अच्छा, एक और बात बताता हूँ इसी बात पे, कि जो हम अपनी जन्म कुंडली में जो सूर्य देखते हैं ना, जैसे अनु मैडम बात कर रहे हैं कि सूर्य से बाहरी स्ट्रक्चर देखते हैं, वास्तविक तथ्य ये है कि जो हमारी जन्म कुंडली में सूर्य नाम का ग्रह है ना, वो सूर्य थोड़ी है, वो पृथ्वी है। अब आप बोलोगे सर ये क्या लोचा हो गया, वो सूर्य नहीं है, वो पृथ्वी है। पृथ्वी को सापेक्ष मानकर ये सारी ज्योतिष की गणना हुआ है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी लोक के लिए एग्जैक्ट गणना है। आप चंद्रलोक पे चले जाओ, मंगल लोक पे चले जाओ, आपको वापस से नया ज्योतिष बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गणना हुई ना पृथ्वी के सापेक्ष से हुई, पृथ्वी को केंद्र मान की गणना हुई। अगर किसी दिन हम मंगल ग्रह पे चले गए तो हमारा ज्योतिष ये ज्योतिष नहीं रहेगा, अभी ज्योतिष सारा बदल जाएगा, समझ में आया। क्योंकि ये जो गणना होगी ना पृथ्वी को सापेक्ष मान की हुई। हम जो बोलते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में सूर्य है, वो भी पृथ्वी है। आप सोचो कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, हमने शनि तक के ग्रह का नाम लिख लिया, लेकिन कभी दिमाग लगाया कि सर पृथ्वी का नाम क्यों नहीं लिखा, नहीं बताया, नहीं लिखा है ना, दिमाग आना चाहिए कि सर पृथ्वी का नाम क्यों नहीं लिखा गया। सही कह रहा हूं ना भाई, पृथ्वी भी तो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है ना, तो पृथ्वी का नाम क्यों नहीं लिखा सर, ये सब प्रश्न आना चाहिए। लेकिन वो पृथ्वी, आप सोचो कि सूर्य तो चक्कर किसी का लगाता ही नहीं है ना, लेकिन हमारे जन्म कुंडली में जो सूर्य होता है वो चक्कर लगा रहा है, राशि परिवर्तन कर रहा है। भाई सूर्य तो राशि परिवर्तन करता ही नहीं है, पृथ्वी राशि परिवर्तन करती है और अलग अलग जाके बैठ जाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है, समझ में आया। जी सर। सर ये जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक वाली थ्योरी से समझ सकते बस हैं। वही चीजें हैं, है ना।
तो ये थोड़ा गणित का पार्ट है, लेकिन आप समझ के चलो। कभी आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले ना कि ये सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो कोई आपसे बच्चा पूछ ले, बच्चे बड़े शैतान होते हैं कि पापा सूर्य तो चक्कर लगाता ही नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चक्कर क्यों लगा रहा है? आपको उसका जवाब देना आना चाहिए कि ये पृथ्वी के सापेक्ष में गणना हुई है और ये सूर्य नहीं, ये पृथ्वी है, लेकिन हमें समझ में आया है क्योंकि वहां पे पृथ्वी लिखेंगे तो सूर्य आपका लेप्स हो जाएगा। पृथ्वी लिख दोगे तो फिर सूर्य नहीं दिखेगा, जबकि हमारा सारा जीवन काल सूर्य से चल रहा है ना, इसलिए वहां पे सूर्य लिखा गया कि हमको सूर्य डायरेक्ट दिखता है, पृथ्वी कहाँ दिखता है। ठीक है, ऐसा। तो ये जो सारी गणना है अपनी एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, ये अपने 12 राशि का वर्णन करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको और थोड़ा सा मजेदार तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्या आपने एक रामायण काल में एक नाम सुना होगा, लक्ष्मण रेखा, है ना? तो रेखा का कारक कौन है? मैं आपसे कभी भी पूछूं, रामायण किसने पढ़ाता हूं कि आपको याद रखने की आवश्यकता ना पड़े। रेखा का कारक कौन है? मंगल। ठीक है, और उस रेखाओं को मिला के कोई त्रिकोण बन गया, उसको बोलते हैं गुरु। समझ में आया? उस रेखाओं को मिला के कोई कुंडली बन गया तो उसको बोलते हैं गुरु। समझ में आ रहा है? सर शब्द समझ में आ रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा ज्ञान आप समझाएंगे तभी आएगा। हाँ, रेखा का कारक कौन होता है? मंगल होता है। आप जितने भी रेखा खींचते हो ना जन्म कुंडली बनाने के लिए, तो इसका कारक कौन होता है? मंगल। लेकिन एक जन्म कुंडली रेखा बन जाती है, डिब्बा बना लिया, 12 रेखा बना ली, 12 भाव बैठा लिए, रेखा बन गया। फिर वो जो एक 12 का कॉन्सेप्ट बना उसको क्या बोलते हैं? गुरु। अच्छा, कुंडली। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? गुरु। ठीक है, तो इसका भी आगे लॉजिक समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी तो हमारा सर गुरु क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि गुरु वो होता है जो जोड़ता है, वसुधैव कुटुंबकम। जब भी 2 रेखाएं जुड़ी और 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा जुड़ने के बाद एक समुदाय बना। आज मान लो कि अपना फलित ज्योतिष बेस 16 है, तो हम सभी क्या है? रेखा। लेकिन किसी एक माध्यम से हम कनेक्ट हो गए तो वो क्या हो गया? गुरु। कि आज हम सब मिलकर कोई एक चीज पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें किस चीज का कारक हो गया? गुरु का। आज मान लो कि हम सभी मिलकर 12 रेखाएं हैं या 28 लोग हैं, तो मान लो कि 28 नक्षत्र हैं तो 28 रेखाएं हैं। ठीक है, 28 लोग मिलकर एक कुटुंब बन रहा है, और कुटुंब को क्या बोलते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, गुरु प्रधान संस्कृति। आज एक परिवार में 10 जने रहते हैं, 10 जने के ऊपर एक हेड होता है जिसकी सब बात मानते हैं, जो सभी को जोड़े हुए रखता है, उसको क्या बोलते हैं? कुटुंब। कुटुंब को बोलते हैं गुरुत्व। जिस तरह से एक टीचर क्लास में बैठता है ना, तो कोई बुरा नहीं मानता, है ना, बोले कि सर आपने कहा ठीक है ना, कोई नाराज नहीं होता। तो वो सभी को जोड़े हुए रखता है। जो सभी को जोड़े हुए रखे, एक दूसरे की बातों को समझे, उसको बोलते हैं गुरुत्व। क्योंकि आज डाउट एंड डिस्कशन था, लेकिन अनु मैडम है, नीरज सर है, रुचि मैडम है, शुरुआत में कह दिया गया कि सर मजा नहीं आया, नींद आ रही है, तो मैंने कहा आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आज पूरा सेशन हमने जूम पे पढ़ा वापस से। ठीक है, आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आपको हर तरह से पढ़ा देंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पीपीटी बना हुआ है भाई, मेरे को क्या टाइम लगा क्या? जबकि लिखने मेरा मेहनत ज्यादा हुआ ना, मेरे को टाइम नहीं लगता। मेरे को तो 1 घंटा आओ फटाफट, आपके चेहरे भी दर्शन भी हो जाएंगे, मेरे को आसान हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपन हर तरह से क्लास को पढ़ सकते हैं, है ना। आपको लगेगा कि ऐसे पढ़ना, ऐसे भी पढ़ेंगे। और क्योंकि मेरा अनुभव जहाँ तक है कि वो क्लास बेहतर है, इसलिए वैसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपको राशि का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो सर। सूर्य ही राशि है ना। कल किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सर मंगल किस तरह से कम कपड़ों का कारक, पता चल गया ना भाई, मौसम परिवर्तन है ना। अभी ठंड आएगी तो बरसाती निकालेंगे, फिर आगे, है ना, मतलब बरसात आ गई तो बरसाती निकालेंगे, ठंड आएगी तो फिर कंबल निकालेंगे। ठीक है, तो बस अपनी पृथ्वी घूमती है, अपने मौसम परिवर्तन करती है, और सबसे ज्यादा मार्केटिंग अगर कोई जानता है तो भगवान जानता है ना। सबसे बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई है तो भगवान है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति है कि मार्केटिंग करना जानता है। गर्मी के बाद सर्दी दिया, है ना, और इतना गर्मी के बाद बरसात दिया, ठीक है ना, और इतना बरसात दिया कि लोग बोलेंगे भगवान बरसात बंद कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद ठंड देगा, इतनी ठंड देगा, लोग कहेंगे भगवान ठंड बंद कर दो, है ना। तो ठंड में अलग मार्केटिंग किया, गर्मी में अलग मार्केटिंग किया, बरसात में अलग मार्केटिंग किया। एक्चुअल में मनुष्य अपने तरफ से कुछ नहीं करता,
हमको लगता है कि अरे मार्केटिंग कर रहे हो यार, ये तो ये करते हो, आप तो मार्केटिंग कर रहे हो, आप तो लोगों को लूट रहे हो। अरे सबसे बड़ा लूटने वाला तो वो है कि पहले दिन ठंड पैदा किया, हमने कंबल अम्बल खरीद लिए, 2-3-4 महीने हुए, बोले गर्मी आ गई, अब क्या फेंकेंगे इसको। मार्केटिंग, समझ में आया। अलग अलग टाइम पे कभी बोल दिया गणेश जी को पूजो, कभी बोल दिया माता रानी को पूजो, कभी बोल दिया इन्हों को पूजो, मार्केटिंग कर रहे हो यार। मतलब वो बोलते ना, इन्हों की भी शायद मेरे को लगता है कि टीम बढ़ जाती होगी, तो बातचीत करते होंगे कि मेरा टाइम कब आएगा प्रभु। बोले कि मैं सो जाऊं, अपना अपना टाइम बांट लेना। तो बड़ा आदमी होता है ना, बोले हमारा नंबर नहीं आ रहा, भगवान इसको बोले मैं सो जाता हूँ 4 महीने, और जितने भी लोग खड़े हैं मेरे को उंगली मत करना। फिर गणेश जी आ गए, बोले मेरे को ले लो सबसे पहले, ठीक है ना। अभी आएंगे गणेश जी के दिन आएंगे, फिर 7 पक्ष आ जाएंगे, बोले दानव आ जाएंगे। दानव भी तब आते हैं ना, मतलब अपने पूर्वज जो देवता भी नहीं बने और जो दानव भी नहीं बने, ऐसे जो बीच में अटक गए, उसको बोलते हैं पूर्वज। आधा देवता आधा दानव, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं पूर्वज। तो वो भी अभी टाइम आएगा, 7 पक्ष आता है ना। कब आता है? जब भगवान विष्णु सो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु जगते हैं तो फिर कोई भी बुरी आत्मा नहीं आ सकती है ना, क्योंकि उन्होंने टाइम पे कोई कुछ नहीं आता। बोले ना, ठीक है, तो भगवान विष्णु ने कुछ कुछ आवंटन कर दिया, बोले तुम भी आ जाना, 15 दिन तुम्हारा भी, ठीक है। तो ज्योतिष बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत गहरा है। और एक और आपको चीज बताता हूँ लास्ट में, ठीक है। काल पुरुष कुंडली आपने सुना होगा ना, काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली आपने देखा होगा ना, मेष राशि चालू होता है और मीन पे खत्म होता है। तो इसका नाम क्या रखा गया अपन ने? ये अपना ज्योतिष का मूल कॉन्सेप्ट है, काल पुरुष, ठीक है। काल पुरुष रखा गया ना, ठीक है। और काल पुरुष का अर्थ होता है, व्यवहारिक अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है राहु। माया, पुरुष का अर्थ होता है, पुरुष का अर्थ क्या होता है? माइक म्यूट रखे हैं। विष्णु। पुरुष तो एक ही है ना पूरे मार्केट में, उसको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जो पुरुष में उत्तम हो राम। तो काल का नाम क्या है? काल कौन है? रावण। पुरुष कौन है? राम। और हमारे साथ हमारे सिर पर जन्म कुंडली बनती है ना, राम और रावण के बीच में हम फंसे हुए हैं, समझ में आया। तो इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य पाप की गठरी है, क्योंकि पहले तो काल है इसके साथ, मतलब गलतियां करेगा। अच्छा, कोई भी मनुष्य कितना ही देवता आदमी बन जाए, उससे 2-4-5 गलतियां जीवन काल में अपनी होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? कितना ही देवता आदमी बन जाए, कितना भक्त बन जाए, भगवान बन जाए, कुछ भी बन जाए, 2-4 गलतियां उसके जीवन काल में उससे हो जाती है। तो क्या आया सबसे पहले काल पुरुष में? काल। काल करते क्या होता है? रावण। रावण बोलते ना, नेगेटिव फीलिंग आती है, राहु बोलते हैं राहु, काल को बोलते हैं राहु, और पुरुष को बोलते हैं राम, मतलब सूर्य। और हमारा जो ये जो मानव जीवन है, ये राम और रावण का मिक्सचर है ना, पाप और पुण्य का मिक्सचर है, समझ में आया। और जितने भी मानव में हम हैं, मानव जीवन में हम आए हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये दावे के साथ बोलते हैं कि सर मैंने मेरी लाइफ में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया। हो ही जाता है, सही कह रहा हूं, हो ही जाता है, आमतौर पर हो ही जाता है। कोई ऐसा कोई बोल दे कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अरे ना चाहते हुए भी बोलना ही पड़ता है ना, बोल ही जाते हो, ठीक है। तो ये काल पुरुष का अर्थ होता है कि मानव जीवन के साथ जो कनेक्शन है, पाप और पुण्य का जबरदस्त कनेक्शन है, ठीक है ना। क्योंकि ये वो कैरेक्टर है जो ना दानव है और ना देवता। भाई 3 तरह के पात्र होते हैं ब्रह्मांड में, मानव, दानव और देवता। रामायण काल में भी 3 लोग थे, राम और रावण का युद्ध हुआ तो कुछ लोग थे देवता, कुछ लोग थे दानव, और इधर थे 2 मानव, राम और लक्ष्मण। तो 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, मानव, दानव और देवता। वो बात अलग है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है ना। तो उन्होंने मानव का एक बेहतरीन व्याख्या किया कि आप मानव जन्म में भी आकर बिना कोई गलती किए आप बेहतरीन कार्य कर सकते हो। तो वो राम ने बहुत स्थापित किया है अपने आप को। इसलिए उनको बोलते हैं कि जो पुरुष में सबसे उत्तम हो उसको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। राम से बढ़िया पुरुष, राम से बेहतरीन पुरुष पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जबकि राम विष्णु क्या होता है, एक बार विष्णु चीटिंग कर सकता है लेकिन राम चीटिंग नहीं किया।
राम अपने जीवन काल में एक सिंगल चीटिंग नहीं किया है। कृष्ण को आप बोल सकते हो चोर आदमी है, तो मुंह पे लोग बोलते हैं कि चोर है, लुटेरा है, ये झूठ बोलता है ना, उसके मुंह पे बोलते हैं, हंसता भी है क्योंकि वो करते हैं ऐसा काम है। लेकिन राम को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तू चोर है, राम बोलते हैं, एक फीलिंग आती है, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राइट। तो रामायण हमें बहुत सिखाती है। अच्छा, किसी के प्रश्न हो तो पूछें, अभी आपका डाउट सेशन चालू, मेरा क्लास यहाँ पे पूर्ण। हाँ जी, हैंड रेस करो। सर ये डाउट तो आप क्लियर करेंगे ना कि सूर्य पृथ्वी है, तो फिर हाँ। सूर्य कहाँ गया और ये सब व्याख्या आप ही कर लेंगे। ये तो डाउट आपके ऐसे खत्म हो जाएंगे। वो चलते हैं ना, रास्ते में चलते हैं, कीड़े मकोड़े उड़ जाते हैं, धूप आती है ना। सर, अभी- आने वाले टाइम पे 2-4 लेक्चर पढ़ोगे, ये कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सर हाँ जी, सर वैसे तो ग्रहों में अब चंद्रमा को स्त्रीलिंग कहा जाता है। ये दो मेरे क्या है। जब हम ना लिंग उसका हम विवेचना करते हैं कि ये फिर पुरुष है या स्त्री है, तो हम चंद्रमा को स्त्री के फिर रूप में हम लेते हैं। लेकिन ले लो। वैसे देखा जाए तो हम चंद्रमा को फिर पुरुष मानते हैं। देखा जाए तो ग्रह तो ये ग्रह है 27 भाई, रानियां थी। सुनो, ग्रह तो ग्रह है। ऐसे तो शुक्र भी पुरुष है, गुरु भी पुरुष है, सूर्य भी पुरुष है, मंगल भी पुरुष है, कोई भी ग्रह स्त्री है ही नहीं। लेकिन इनों के स्वभाव स्त्री की तरह है, इसलिए उन्हों को स्त्री तत्व बोलते हैं। समझ में आया? इनों के स्वभाव स्त्री की तरह है। चंद्रमा पुरुष ठीक है है लेकिन सर, हाँ। स्वभाव स्त्री की तरह है, शुक्र पुरुष है लेकिन स्वभाव स्त्री की तरह है, ठीक है। तो ये जो आप एक बात समझना, ज्योतिष कल्पना करो। आप अगर ज्योतिष को लकीर का फकीर, इसलिए बोलता हूँ किताब से ज्योतिष मत पढ़ो, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। किताबों से ज्योतिष नहीं पढ़ना, फिर किताबों से लकीर के फकीर बन जाएंगे, और लकीर के फकीर नहीं बनना है, क्योंकि ज्योतिष कल्पना का क्षेत्र है। आपको किताब में पढ़ा दिया कि चंद्रमा स्त्री ग्रह है, लेकिन इसका एक्चुअल बात यह है कि चंद्रमा के पास स्त्री वाली क्वालिटी ज्यादा है, फीमेल कैरेक्टर ज्यादा है। बस इसका मतलब ये नहीं कि वो लेडीज है, तो ये पुरुष स्त्री की वो वाली बात नहीं हो रही। जैसे मैं बोला ना कि चंद्रमा की 27 पत्नियां होती है, लेकिन ये वो पत्नियां नहीं है जो आप समझ रहे हो। क्योंकि भाई द्वापर युग में जो कहानियां लिखी गई, त्रेता युग में जो कहानियां लिखी गई, उस कहानियों के शब्दों में और आज हम 2023 में पढ़ रहे हैं वहां के शब्दों में अंतर है, मानते हो ना? अरे 1500 के शताब्दी में भी आप कोई कहानी पढ़ोगे ना, तो आज आपको लगेगा किस भाषा में लिखी हुई है। अगर आज मैं आपको शुद्ध हिंदी में बात करूँ ना, तो आपको लगेगा, बड़ा ओड लगेगा कि यार बहुत ज्यादा प्राचीन हो गया सर, थोड़ा सा नेचुरल लैंग्वेज में आई है, राइट। तो भाषाएं कब बदल जाती है? आज के 50 साल बाद ये भाषा नहीं रहेगी जो हम बात कर रहे हैं, भाषा और बदल जाएगी, है ना। तो आप ये सोचो कि इतने युग के पहले कुछ बातें लिखी गई, तो क्या ये वही भाषा है जो हम समझ रहे हैं? क्लिक करो, नहीं है ना, ये वह भाषा नहीं है जो हम समझ रहे हैं। हाँ, शब्द वही है, लेकिन उस शब्द का अर्थ वो नहीं है जो हम आज समझ रहे हैं। उस शब्द का अर्थ उस समय अलग तरह से था। इसीलिए बोलते ना कि एक एस्ट्रोलॉजर की कल्पना शक्ति बड़ी जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि जब वो कुंडली प्रेडिक्शन करेगा और एक जैसी कुंडली आएगी तो भी कल्पना शक्ति चाहिए, क्योंकि एक जैसी कुंडली एक जैसा प्रेडिक्शन तो नहीं। तो देश काल अलग हो जाएगा उसका। कल्पना शक्ति बिल्कुल, देश काल, माहौल, परिस्थितियां, नेचर, क्या स्थिति है समय तो कल्पना शक्ति। ज्योतिष कभी भी लकीर का फकीर नहीं। और इसीलिए मैं आपको किताबों से दूर रख रहा हूँ, कि किताबों से आप सीखोगे तो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं पृथ्वी तत्व। बुध होता है ना पृथ्वी तत्व कारक है, लेकिन आपको कल्पना करना है। आप इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएं, कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। जी पदम सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपने जैसे बताया तो अपनी पूरी कुंडली कर्मा के ऊपर ही चलती है। हाँ, कर्मा के ऊपर ही चलेगा सारा काम, है ना। बराबर, मतलब किसी का भी प्रिडिक्शन करना हो, उसकी तकलीफ को देखना हो, तो उसके कर्मा के हिसाब से काम होगा। हाँ बिल्कुल, और उसकी रेमेडीज भी वो उसकी जो कर्मा होगी उस हिसाब से सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल हमारे कर्मा ही सॉल्यूशन है एक्चुअल में, है ना। हम जिस तरह के काम करते हैं, और जो भाग्य होता है वो भी कर्म होता है। आपको पता ही है कि भाग्य भी प्रारब्ध कर्म ही है। तो भाग्य भी जिसको बोलते हैं भाग्य, वो भी भाग्य नहीं होता,
वो भी आपका पास्ट लाइफ का एक लेखा जोखा है, कर्म है। मान लो आपके पिताजी ने संपत्ति इकट्ठी कर ली, तो ये आपका भाग्य नहीं, ये आपका कर्म ही हुआ, क्योंकि आपके पापा तो आपकी है ना। अगर संपत्ति आपकी है तो उनकी लाइबिलिटी भी आपकी है। तो जो व्यक्ति लाइबिलिटी ले रहा है तो वही व्यक्ति संपत्ति का हकदार है। तो ये आपके ही कर्मास है ना। तो उसका सॉल्यूशन भी उसी में से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे ना अपन। और आप हर रोज आए, रामायण ज्योतिष आपको एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म देता है कि आप क्लास सुनते सुनते भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ो। और अभी तक आपने 2-3-4 क्लास पढ़ा होगा, आज अगर आप आज भी कुछ नोटिस करोगे तो आप आज भी 4 बातें लिख लोगे कि मैंने आपको बताया गाय को रोटी कुत्ते को रोटी देने का फायदा क्या है ना। आज भी कुछ आपको रेमेडीज मिला कि चंद्रमा का कनेक्शन है। जी नीरज सर। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि आपने राहु का रीपेमेंट के बारे में बोला था कि प्रारब्ध। हाँ। तो प्रारब्ध के वो जब कोई एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं रेमेडीज बताते हैं या हम करते हैं वो रेमेडीज, तो उसका वो इफेक्ट आने में कितना वक्त लगता है? क्योंकि अगर किसी ने आपने अपना उदाहरण दिया था कि आपने किसी को मदद चाहिए था तो उसको अपने बाइक से जी सर समझ गया मैं। जैसा अगर मैं एक प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ पर मुझे पेमेंट नहीं आता है, ऐसा हुआ। हाँ, अगर मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया होगा कि मैंने लोगों का पेमेंट नहीं दिया होगा, या ये कब तक चलेगा ऐसा? देखो पेमेंट का मैं आपको उपाय बताऊंगा, है ना। जब भी हमारी अर्थव्यवस्था खराब होती है, हालांकि ये सब आगे के सब्जेक्ट है, ये सारे अपन बात करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी कर्म का रीपेमेंट कब तक करना पड़ता है, या कोई भी रेमेडीज हमको कोई भी एस्ट्रोलॉजर बताता है। मैं आपको सीधी रेमेडी बताता हूँ आज, है ना, आपके पेमेंट को लेकर। किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्थिति का कारक कौन से ग्रह होते हैं? 2 ग्रह होते हैं, चंद्रमा और बुध। ठीक है, चंद्रमा और बुध किसी भी तरह के फाइनेंस को बताते हैं। जो अच्छा व्यापारी होगा, जो गल्ले का काम करता है, रोजाना 10-20 करोड़ गिनता है, कोई गिनता है क्या? बता दो मेरे को तो मैं आ जाऊंगा, है ना। तो रोजाना 10-20 करोड़ रुपए गिनता है तो वो यहाँ थोड़ी आएगा। नहीं आ जाते हैं, हमारी क्लास में ऐसे लोग भी आए, है ना। तो रोजाना मतलब है ना अच्छे खासे पैसे गिनता है ना, 1 लाख 2 लाख 10-20-50 हजार रुपए, है ना, उसका काउंटर होता है। तो उसके लिए चंद्रमा का और बुध का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। अभी इसको क्या समझेंगे कि चंद्रमा, जैसे अनुप्रिया मैडम ने कुछ कहा था चंद्रमा को लेकर, तो अपन ने उसकी बात बताई थी। तो इसका रेमेडीज क्या होता है कि चंद्रमा मतलब क्या है कि थोड़ा सा फेंको मतलब क्या, थोड़ी सी चीजें आप खाने पीने को लेकर, चीजों को लेकर थोड़ा सा लोगों को आप थोड़ा सा खुले मन से कहो। मैं बोला था ना मेरे पापा चाय पिलाते हैं, बड़ा अच्छा रेमेडी है, उनकी दुकान अच्छी चलती थी। मैंने देखा, चाय पिलाया, ग्राहक कनेक्ट हुए, बोले हमारा आयरन का काम है, बोला आयरन तो राजू भाई को देंगे, है ना, पीतल तांबे बैटरी काम, बोला आपको ही देंगे ना। चाय अच्छा काम कर रहा है। मेरे को फिर स्ट्रेटेजी समझ में आई। पहले मैं समझता था कि 50 का नुकसान करना, 5 आदमी को चाय क्यों पिलाना। फिर बाद में समझ में आया कि यार ये स्ट्रेटेजी है कि आप चाय पिलाओ, 10 लोग कनेक्ट होंगे, 4 लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनेंस को लेकर या किसी भी व्यक्ति का फाइनेंस को लेकर जब भी समस्या हो, या फिर कैश रोकड़ कैश क्रंच को लेकर समस्या हो, या जो बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चलता, तो वो कंजूसी छोड़ दे भाई, कंजूसी छोड़ दे। 10 20 50 100 रुपए का और चाय पानी पिलाना है, मैं बता रहा हूँ। फिर चाय पानी, ऐसा नहीं कि भोजन कराने ले गया एक आदमी ने 200 से खर्चा किया, ये भी गलत हो गया। चाय पानी, चाय इतना बढ़िया रेमेडी है, ठीक है ना। आप चाय पानी क्यों बोलो, पूछते ना कि सर चाय पानी का इतना बढ़िया रेमेडी है कि किसी भी तरह की आपकी फाइनेंस के लेवल को सोल्व करता है। वो बात अलग है, हमको दिखता है कि हमारा 50 रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन ये आपका स्ट्रेटेजी है, आप इसको अपना के देखना। ठीक है, आप जाओ, छोटे बच्चों को देते ना टॉफी देते हैं, है ना, और बच्चे की आप आदत देखो। बच्चा चंद्रमा होता है ना, रेमेडीज की बात बता रहा हूँ। कोई बच्चा होगा, मान लो पड़ोस में बच्चा होगा, तो वो अपन से जिद करके टॉफी लाया है, 5 10 15 20 रुपए की जो भी टॉफी है, पड़ोस के बच्चे को जाके बोलेगा इसको भी दिला, मैं इसको भी दूंगा, बोलता है ना। मतलब बच्चा हमको सिखा रहा है कि यार छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, 5 10 रुपए की, उस पर हमें दिल बड़ा करना। अच्छा बड़ी चीजें नहीं देना, बोले 500 रुपये चीजें खिला रहे वहां हट जाना। 5 10 रुपए की, चंद्रमा मतलब बच्चा है ना, छोटी छोटी चीजें, चाय पानी का व्यवहार, तो बोले दारू पिला, बोले भाग यहाँ से नहीं आना, है ना। चाय पानी 5 50 100 रुपए में काम हो, है ना, टॉफी बिस्किट आदि आदि। सर अगर कर्मिक बॉन्ड हो हाँ पिछले जन्म का, हाँ,
वो तो फिर अलग मैटर है। या किसी भी तरह का सेवा भाव का हो या पैसे का हो, वो जी। कब तक एक रेमेडी बताते हैं ना कि आप हनुमान जी के पास जाओ, नहीं तो लक्ष्मी जी की पूजा करो। ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना कि आप इनका मंत्र पढ़ो इतने महीने में, या इतने दिन जाके नमस्कार करके आओ। मेरे को नींद आ जाती है, अब जैसे बोल रहे थे ना हाँ। कि सर आपकी क्लास में नींद आती है, मेरे को मंत्र पढ़ती नींद आती, पता नहीं क्यों। ऐसा आपके साथ होता है? कैसे? सॉरी सर। होता है मंत्र सर, मंत्र पढ़ती मेरे को होता है नींद कई आती है। बार। हाँ, कभी होता है। कभी आती है, पर किसी मंदिर में जाके अगर नमस्कार करना हो तो वो तो आसानी से मनुष्य करता है देखो एज अ रेमेडी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने पर अभी उसका तक रामायण, इफेक्ट आने में कितना देर लगता है ये चाहिए। देखो और ये सारी बात बाद में करेंगे। राहु सर आपकी, शायद आप सर जो राहुल जी इनका क्वेश्चन ये है, अगर कोई ये उपाय कर रहे हैं तो उसके फल इनको कितने दिन में आने शुरू हो जाएंगे, मैं या वही कोई कह रहा काम हूँ, खराब हो रहा है कुछ तो कर्मास नेक्स्ट ऐसे उसको होते कैसे हैं, डिसाइड करेंगे? वो राहु वाले कर्म बता रहा हूँ। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके आपको रीपेमेंट करना है, जब तक रीपेमेंट नहीं होगा तब तक कोई भगवान हथेली नहीं लगा सकता। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? हाँ, कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जो है ना, धीरे धीरे आपके कर्मों से सोल्यूशन हो सकता है, उसकी संभावना है। ठीक है, तो जैसे कि अपन बोलते हैं कि मंत्र जाप, माला जाप या केतु वगैरह जो भी बोलते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करा, मैंने जो 4 ग्रह बताए थे, हाँ। राहु, रावण, है ना, प्रारब्ध कर्मास, ये हो गया प्रारब्ध कर्मास, इसको हटा दिया राहु, क्योंकि इस आप रावण से बात नहीं कर सकते। कुछ बात करोगे? नहीं। रावण से बात नहीं, उसके सामने क्या होता है? भीख मांगना, ठीक है ना। उसके बाद वो करे तो करे, रावण से, रावण को हटाओ, इससे बेकार है, इससे बात नहीं करना, ठीक है ना। रावण मेरे को है ना माफ करे, ठीक है, उससे बात नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं अपन किससे बात करने? रावण का अपोजिट कौन है? राम। राम। अपोजिट। राहु का अपोजिट कौन है? केतु। 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 केतु, हनुमान। है ना, हनुमान है। अच्छा, हनुमान को हम क्या बोलते हैं कि मैंने आपको एक चीज बताया था कि रावण का जो हमारे जो बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? दशानन, एक नहीं 10 सिर वाला, एक नहीं 10 बुद्धि वाला, मस्तिष्क, ये सारा राहु। समुद्र मंथन में बहुत अच्छे स्पष्ट करता है, गर्दन कट गया था तो गर्दन क्या? राहु। आज का जमाना किस चीज का? फेसबुक का। एक प्रोफाइल लगाओ, आधार कार्ड पे फोटो होना चाहिए, पैन कार्ड पे फोटो होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड पे फोटो होना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप अपना फोटो दिखाओ, है ना। अनुप्रिया मैडम ने अच्छा लग रहा है, मेरे फोटो नहीं दिखा रहे, कल आप जूम की क्लास जिद कर रहे थे, है ना। तो क्या बोला कि चेहरा दिखाओ, ठीक है, तो चेहरा दिखाओ मतलब राहु वाली परंपरा आ गई, ठीक है। तो एक ये पॉइंट अलग हुआ। सेकेंड मैंने क्या बताया था कि सीने में राम है। किसके सीने में राम है? हनुमान। हनुमान जी के सीने में राम और सीता की जोड़ी बैठी हुई है। बोलो विभीषण ताना दे रहा है कि वो गाना सुना ना, श्री राम है ना बैठे हैं मेरे सीने में, है ना। तो विभीषण ताना मारता है, फिर वो गाना वाना गाते हैं कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो हनुमान जी का जो आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते क्या हुआ कि हम हृदय की पूजा कर रहे हैं। हृदय नहीं 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 नहीं, मन की। हृदय की पूजा कर, बिल्कुल मन की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। अगर किसी को मूर्ति में हनुमान जी दिख रहा है तो मतलब अभी तक वास्तविक कहानी नहीं हो गई, क्योंकि हनुमान जी के पास आंखें नहीं, केतु अंधा है। समझ में आया? सर नहीं है, धड़ है। केतु के पास धड़ है, भाई राहु के पास आंखें हैं, राहु के पास आंखें है ना। और जो व्यक्ति अगर मूर्ति पूजा में हनुमान जी को देख रहा है और मूर्ति में हनुमान जी को देखने की कोशिश कर रहा है, वास्तविक तथ्य यह है कि उसने जीवन काल में कभी हनुमान जी को नहीं देखा, क्योंकि केतु के पास धड़ है। और हनुमान जी हमें अगर कहीं दिखेंगे तो हमारे सिर्फ सीने में दिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं दिख सकते हैं। आप, मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि किसी भी मंदिर में मूर्ति पूजा में, है ना, आमतौर पे मैं विश्वास नहीं रखता कि क्या करूंगा मैं वहां जाके, क्योंकि आप एक्चुअल ज्योतिष को समझो ना कि जो भी है वो भगवान हमारे कहाँ है? सीने में है ना। हाँ जी। ये भगवान मंदिरों में, एक जया किशोर जी का एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक बात करा था, मैं सुनता रहता हूँ, है ना, बहुत सारे सोनू शर्मा के भी लेक्चर वगैरह, है ना। तो एक बहुत बढ़िया बात बता रहे थे सोनू शर्मा ने जया किशोर जी से पूछा कि यार ये भगवान के लोग पूजा क्यों करते हैं, वो भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपने सुना होगा, है ना, सोनू शर्मा, है ना, तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो वो जया किशोर जी से पूछा कि यार लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं, तो भगवान हमारे दिल में रहते हैं ना। वो भी बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन बड़ा मस्त व्यक्ति है, सागर सर जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि जया किशोर जी से कि लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारे मन में रहते हैं। तो जया किशोर जी ने उसका जवाब दिया कि जब तक हम अपने मन को बहुत प्रॉपर तरह से समझ ना सके
तब तक हम मूर्तियों के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। और जब तक हम अपने मन में ही भगवान को स्थापित कर लेते हैं, तो वास्तविक तथ्य है कि हमें किसी मूर्ति के हम वशीभूत नहीं है, क्योंकि हमारा मन ही भगवान है। मतलब जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तब तक हम हनुमान जी की चोला चढ़ाते हैं, और हमको लगता है कि चोला चढ़ाने से, कि सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हमारे दिमाग में वो बात आ गई। कब तक? जब तक हमारा मन, हम नहीं समझ पा रहे। और जिस दिन हमको समझ में आ गया कि यार सिंदूर कहाँ चढ़ाना था, अंतर मन में, सिंदूर कहाँ लगाना था, अंतर मन में, और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन कबीरदास जी मंदिर नहीं गए, है ना, बुद्ध मंदिर नहीं गए। भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के नवम अवतार है, वो बात अलग है, ये कोई पूछता नहीं उनको अपने हिंदू सनातन संस्कृति में। लेकिन भगवान बुद्ध नवम अवतार है और मंदिर नहीं गया, है ना। पहले ब्राह्मणों विरोध करना चालू कर दिया, क्या अभी पूजा पाठ करो गलत, क्योंकि उन्होंने उस तथ्य को समझा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमें उस तथ्य को समझना है कि आप कह दो कि मंत्र जाप कर रहा हूँ, माला जाप कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, क्या इससे मेरा रेमेडी हो जाएगा? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले अंतर्मन को शांत करना बहुत जरूरी है। और जब तक आपको अंतर्मन में आपको हनुमान जी नहीं दिखेगा, और तो आपको बाहर देखना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो चीजें हमें अंदर नहीं दिखता, तो वो चीजें हम बाहर देखने की कोशिश करते हैं, सीधी सी बात है। तो सर मंत्र जाप किसके लिए करना? अंतर्मन के लिए। ये सारी प्रोसेस अंतर्मन के लिए है, भगवान के लिए नहीं करते। आप किसी का भी रेमेडी कर रहे हो, आपसे पंडित जी ने बोल दिया कि राहु की 1008 का मंत्र जाप करो, है ना, तो मंत्र जाप राहु के लिए नहीं किया, अंतर्मन के लिए किया। कि अंतर्मन तो खुद ईश्वर है। अंतर्मन का अर्थ होता है कि आप खुद परेशान हो, इसलिए आपको जाप करने की आवश्यकता पड़ी। 100 बात की एक बात, ग्रह परेशान नहीं है, आपका मन परेशान है। इसलिए तो मैं कल आपको एक बात बताया था कि ये जो राहु और केतु हैं, ये चंद्रमा के ही 2 कटान बिंदु हैं, बोला था ना। हाँ जी सर। कि राहु और केतु जो हैं, ये चंद्रमा के ही कटान बिंदु हैं। मतलब जितने भी पाप और पुण्य, देवता और दानव जो भरे हुए हैं, ये चंद्रमा में ही है। और नहीं होता विश्वास तो अमावस्या और पूर्णिमा 2 स्वरूप देख के आ जाओ। चंद्रमा का पूर्णिमा वाला स्वरूप देवता का, चंद्रमा का अमावस्या वाला स्वरूप दानवों का। फिर बोलते ना कि शुक्ल पक्ष आ गया, शुक्ल का अर्थ होता है कि राम का पक्ष आ गया, और कृष्ण पक्ष होता है कि कन्हैया का पक्ष आ गया। अब ये झूठ बोलेगा, है ना, अब ये नाटक करेगा, ठीक है, अभी इसके अंदर दानव वाले गुण आ जाएंगे। वही वाली बात है ना। अपने बड़े कैरेक्टर अपने हिंदू सनातन में बड़ी ना, बहुत एक्टिव सनातन संस्कृति है, तो सब कुछ समझ में आता है। तो आपको मैं उपाय बता रहा था सर, आप उपाय फोकस करो सीधा। चंद्रमा का उपाय करना है तो आप कुछ छोटी मोटी चीजें आप खाने पीने का ऑफर करें अपने साथी गणों को, ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है। ये फाइनेंस का रेमेडी हर व्यक्ति के लिए है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको लगता है कि मेरा फाइनेंस में दिक्कत है, तो 10-20-50 रुपए खर्चा करें। अच्छा, मंदिर में आप जाते थे, आपने एक चीज सोचा होगा, क्या बोलते थे हमारे पुराने लोग कि 1 रुपये चढ़ा, लेकिन चढ़ा धर्म कीजिए, 1 रुपये चढ़ा, हिसाब से हो सके। हाँ, 1 रुपये चढ़ा। हाँ, और इतना बड़ा दान धर्म नहीं बोलते तो बहुत सारा चढ़ा, बोलते थे कि अंश दान, 1 रुपया, 1 मुट्ठी गेहूं, 1 मुट्ठी धान, या कुछ भी फूल या माला, 5-10 रुपए का दान बोलते थे। कभी ये नहीं बोला कि तो 2000 रुपए का तू बड़ा 56 भोग चढ़ाना, ये नहीं बोला। ये तो अपन मन से करते हैं, अपना अच्छा काम होता है तो। लेकिन बोला क्या कि खाली हाथ मत जाना, 1 रुपये ही चढ़ा के आना। किसका रेमेडी? चंद्रमा का रेमेडी। अच्छा, वो बात अलग है कि अपने को दिमाग में फिट करा गया याद करवाने के लिए कि तू चढ़ाना, तो अपने जबरदस्ती चढ़ाते, इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन भगवान के जाना है यार, फोकट 10 रुपए लग रहे हैं, 5 रुपए लग रहे हैं। नहीं सर, किसी को अगर किसी सिचुएशन से बाहर निकालना हो तो वो तो मन से और पूरे श्रद्धा से ही करता है ना रेमेडी, क्योंकि वो डिफिकल्टी बार बार नहीं चाहिए ना, उस डिफिकल्टी से निकलना चाहिए। इसलिए तो एस्ट्रोलॉजर के पास लोग आते हैं, पूछते हैं, और कितने दिनों में मुझे इफेक्ट मिलेगा ऐसे भी पूछते हैं। चंद्रमा का इफेक्ट ही त्वरित है, तुरंत रेमेडीज देता है चंद्रमा, है ना। इसलिए हमेशा रेमेडी की बात जब भी आएगी तो कितना भी बड़ा ज्योतिष हो, हमेशा चंद्रमा का ही उपाय बताया गया, हमेशा, क्योंकि ये एकमात्र त्वरित रेमेडीज है, तुरंत रेमेडीज है। बाकी तो सभी ग्रह के, हाँ जी, अपन रेमेडी की बात बाद में करेंगे। एक्चुअल में मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, टॉपिक है ना, इंटरप्ट ना हो। अपना क्लास को जोड़ था, वो तो नीरज सर थोड़े परेशान थे, तो उनको है ना मन रखने के लिए बता दिया, लेकिन रेमेडी का बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। लास्ट बात सर, बुध का छोड़ दिया मैंने, बुध का तो पूरा कर दो, सही वाला टॉपिक। बुध का रेमेडी भी यही होता है कि आप थोड़ा सा बच्चों को टॉफी वगैरह, बिस्किट वगैरह बांट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों
चंद्रपुत्र बुध बोलते हैं ना भाई, बुध किसका पुत्र है? चंद्रमा का। चंद्रपुत्र है ना। तो रुक जा। जो चंद्रमा के अंदर क्वालिटी है ना, 75% क्वालिटी वो बुध के पास भी है। सर तो एक ती- बात पूछनी है हाँ जी आपसे बोलिए मैडम। कि सर जब भी हम किसी को रेमेडी दें हाँ, तो वो शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में? बस मन इतना। चाहे जब रेमेडी दो, बेचारा परेशान तो शुक्ल पक्ष में हो रहा है, तो नहीं कृष्ण पक्ष नहीं, में काहे को देना है? बताइए बताइए बताइए। अरे मैं बोलता हूँ जब बीमार हो तब रेमेडी दो, है उसको चक्कर शनिवार को आ रहे हैं, आप बोलोगे कि मैं मंगलवार को टेबलेट दूंगा, तो बेचारा सर मर नहीं आपने जाएगा। खुद ही तो बोला कि कृष्ण पक्ष में झूठ होता है, तो झूठ में कैसे रेमेडी फलीभूत होगी? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण पक्ष आप नहीं समझता है। समझी, शुक्ल समझी। पक्ष अपने अच्छी क्वालिटी को बताता है, कृष्ण पक्ष हमारी नेगेटिव क्वालिटी को बताता है। ठीक है, तो कोई परेशान है तो आमतौर पे जब अच्छी क्वालिटी है तो रेमेडी काय को चाहिए? जो व्यक्ति तो सात्विक है, पूर्णिमा खाता पीता नहीं है, उसमें काय को रेमेडी चाहिए? पूर्णिमा में रेमेडी अच्छी नहीं होगी ज्यादा अमावस से? रेमेडी सब बढ़िया है। देखो चंद्रमा के लिए तो रोज ही रेमेडी है। ठीक है, किसी को पूर्णिमा खराब है ना, वो बोलते ना कि किसी की हरियाली अमावस्या तो किसी की काली काली अमावस्या। तो अभी मनाया था ना हरियाली अमावस्या, तो किसी का दिन अच्छा तो उसकी हरियाली अमावस्या, किसी का दिन खराब तो काली काली अमावस्या, किसी का दिन अच्छा तो सोमवती अमावस्या, है ना, किसी का दिन बेकार तो बोले शनिचरी अमावस्या। समझ में आया? तो है ना, किसी का दिन बढ़िया तो बोले गुरु पूर्णिमा, किसी का दिन बढ़िया तो बुध पूर्णिमा। संस्कृति का कल्चर देखो, कभी शनि पूर्णिमा आया, गुरु पूर्णिमा आया, बुध पूर्णिमा आया? कभी सुना शनि पूर्णिमा? शनि अमावस्या, सोमवती अमावस्या, चंद्रमा तू अमावस्या का कारक है मेरे भाई, है ना। वन कितना ही अच्छा हो, लेकिन छोटी सी बात कहने पर भी पत्नियों को छोटी सी बात कह दी, शाम को खाना बना के नहीं देगी ढंग से, और ढंग से बात कर लिया तो बोले चाय भी बना देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? सर चंद्राष्टम क्या होता है? क्या चंद्राष्टम जब मन ज्यादा दुखी हो जाता है। अच्छा, क्या पता मैडम, अपने क्या काम दुखी मन करके। अच्छा, क्लास अच्छा लगा? सर काल अच्छा। पुरुष में सर काल जी पुरुष में सर बहुत अच्छा लगा क्लास। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर क्लास के रिलेटेड टॉपिक पूछना भी, अभी इसको काल हटाना। पुरुष हाँ सर काल पुरुष में आपने बोला ना हाँ लास्ट में जब आपने ये खत्म किया टॉपिक, हाँ तो काल पुरुष में आपने बोला ना देव है ना दानव है। हाँ तो ज्योतिष में तो हम देव गुण या दानव गुण का देखते हैं कि ये हाँ। देव गुण का है, ये दानव गुण का। हम्म। तो जो काल पुरुष का है उसका पर्टिकुलर नाम क्या होएगा और उसमें किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? काल मिक्स्ड पुरुष, काल मिक्स्ड पुरुष, होंगे। काल पुरुष में मानव वाले गुण होते हैं, है ना। मैं इसको आगे वाले लेक्चर में अपना टॉपिक कवर होगा, है ना, जब मैं इसके बारे में और भी आपको, अभी क्या अपने ग्रहों का एक संक्षिप्त परिचय हुआ है, जब इसके बाद विस्तार में होगी तब आपको ये चीजों को उत्तर मिल जाएगा। ठीक है मैडम, आने वाले टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, सर एक इसका चीज और, जी 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 सागर सर आपने कल रिकॉर्डिंग में भेजा था कुछ या परसों भेजा था कि आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। पीडीएफ शेयर करता हूँ मैं, मेरा भाव वाला टॉपिक हो जाए, नक्षत्र वाला टॉपिक हो जाए, 2 टॉपिक और अच्छा बाकी उसके है। बाद करते हैं, ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। बाकी आप सर- नोट्स बनाते रहो। जी है ना मैडम? हाँ सर, ये राशि को हम जल अग्नि वायु धरती इस तरह से भी समझेंगे? इसको समझ लेंगे, है ना, क्योंकि अभी अपन ने संक्षिप्त समझा है, जब विस्तार हाँ जी। में बात करेंगे ना, अभी क्या वो एग्जाम में आता है ना 2 नंबर के प्रश्न की बात करो तो 2 नंबर की बात समझ ली, जब Yes, इसी sir. प्रश्न को 10 नंबर में लिखेंगे तो 10 नंबर में अग्नि धरती सारा कर लेंगे। हाँ जी, अभी आपने कहा ना नक्षत्र की क्लास होगी तो मुझे लगा वो भी 2 कि नंबर वाली होगी। 2 इसका नंबर वाली मतलब संक्षिप्त वर्णन करेंगे। ओके, अभी फिर हम बाद में डिटेल में समझेंगे। बाद में वो आते ना कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन बाद में लिखेंगे। हाँ ठीक है। जी सर। सर सर हम अभी ना तो मार्केश नीरज और जी का पाटकेश भी करेंगे ना? कौन बोल रहे हैं? मैं रुचि बोल रही हूँ सर। हाँ, मार्केश बादकेश ये वगैरह अपने सब को आएगा इससे ना मेरे सर? को नाम पहली बार सुनने में आ रहा है, इसको हटाओ। इसको अपन कब लेंगे? जब इसका चैप्टर आएगा, है ना। ठीक है, हाँ जी हाँ हाँ। जी हाँ। इसका जब- चैप्टर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ जी। तभी हाँ। इसे आप बताएंगे ना? बिल्कुल, मेरा तो काम ही बताना है। मार्केज बात के जब इसका उपयोग आएगा तब बताएंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी। ओके। और तभी फायदा है, पहले तो कोई फायदा ही नहीं है बताने पहले में। अभी मैं आपको खिचड़ी खिला दूं मतलब नहीं है, पहले आप दूध का हाँ। साथ चखो, है ना, चावल का साथ चखें। जी है ना मैडम? सर जो नीरज जी का क्वेश्चन था ना, उसमें जो जनरली एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं पंचम भाव देख लीजिए, आपके पुनर्जन्म का आपका वो प्रारब्ध या वहां के इष्ट देव को पकड़ लीजिए और उसका मंत्र दे देते हैं।
अच्छा। तो आपका क्या कहना था? वो हृदय वाली बहुत गहरी बात थी, वो मैंने जया किशोरी का सुना था, वो टायर में हवा भरने वाला वो हाँ, एग्जाम्पल सुना ना दे आपने? दिया मुरली बाबू का। हाँ, 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 हाँ। तो इस आपके कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें दुनिया की माया है, वो सब परछाई है, हम ही पंच तत्व है, हम ही में स्वयंभू है। आप उस चीज को अगर सही कर ले तो ये सब चीजें छोटी-छोटी सही हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही हो जाती है, और ये चीज सही नहीं होती क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है ना? क्योंकि सुबह जो गुड मॉर्निंग होती है वो भी झूठा है, गुड क्या नाइट झूठ होता है है वो सर? भी झूठा है ना? क्योंकि सर ये सही भी होंगे तो मतलब क्या होगा सर? मतलब एनलाइटमेंट आ क्योंकि जाएगा? कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में भगवान ने कूट कूट के माया भरी है, ठीक है? और व्यक्ति चाह कर भी उस माया से बाहर नहीं निकल पाता, सामान्य आदमी अपने जैसा, ठीक है ना? बड़े बड़े होते हैं ना, वो एक लेवल पार करते हैं, है ना? जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हो जाते हैं जिन्होंने छोटी मोटी संघर्ष घटनाओं को फेस किया, और फिर उसके बाद है ना एक लेवल आ जाता है, सबका एक लेवल आता है। पहले मैं गुस्सा ज्यादा करता था, मेरी जब क्लास पढ़ाता था, फिर धीरे धीरे पेशेंस आ गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उम्र का प्रभाव आ गया, है ना? तो धीरे धीरे है ना फर्क पड़ता है। तो हर चीजों का क्या है कि एक एक लेवल आता है, और लेवल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ जाते हैं, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आएगी, है ना? अभी क्लास भी आप। सवाल है। हाँ जी जी, पवन मिश्रा बात कर रहा जी सर। हूँ। मुझे से समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ चीजें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन इस क्लास से रिलेवेंट डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि हो सकता है देखो, कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे मैं तो आपको बहुत सारे दिमाग से जी स्किप जी कर जा रहा है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी क्लास 9:24 पे समाप्त हो गई थी। मैंने कहा था ना क्लास पूर्ण हुआ, जी, कहा था, मेरा क्लास वहां तक पूर्ण हो गया। इसके बाद आप सभी की मन की बात मोदी जी करते हैं ना, सोमवार सोमवार, मैं रविवार रविवार करता हूँ। तो अभी क्या कि सभी की मन की बात मेरे को करना है। मेरा क्लास 9:24 तक पूरा हो गया था, और मैंने बोला था मेरा क्लास पूर्ण हुआ, चाहता तो मैं जा सकता था, बाय बाय गुड नाइट, क्योंकि 1 घंटे का क्लास होता है, मैंने 1.25 घंटा पढ़ा दिया, ठीक है? अच्छा, अभी जो ये बात हो रहा है, आप सभी इसको ज्योतिष के ना परिप्रेक्ष्य से मत देखें, क्योंकि ये उनके खुद के प्रश्न आ गए। एक्चुअली मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी क्या सामने बैठ गए ना, अभी नीरज सर उदास कुछ चेहरा हो गया, अनुचित भी आ भी है ना? रहे हैं, उचित भी आ रहे हैं, जी लेकिन जी, हम उनको लिंक नहीं कर पा रहे आपको हैं जो लिंक आपने करना ही नहीं है, बताया है। हाँ। आपको लिंक नहीं करना है, क्योंकि ये अपने क्लास के कंटेंट में भी आया नहीं। मैं कह रहा ना कि आगे के सब्जेक्ट है, तो अभी सिर्फ उनके थोड़ा सा उनको निकल जाए कि हाँ चलो सबने कुछ बता दिया आगे का। आपको बस 9:24 तक का वीडियो देखना है, इसके बाद तो इनकी है ना व्याख्या को, और सर नहीं, से हमें क्या कोई नाम? तकलीफ नहीं है लोग जी सवाल सर, पूछें, लेकिन हमें भी इसका पूरा भरपूर पूरा फायदा हो। भरपूर लाभ मिलेगा। आपका नाम क्या हाँ, है सर? जी, पवन मिश्रा मेरा नाम है आप जी। प्रीति लिख के बैठे हो, मैं बड़ा कंफ्यूज हो वो गया। बच्चे लैपटॉप को यूज करते हैं अच्छा, काफी तो मैं मैं वही नाम कह नहीं रहा हटा हूँ, पा रहा हूँ यहाँ मैसेज से। आया, मैंने कहा प्रीति मैडम का मैसेज आया, मैं प्रीति मैडम को टच कर लेता बाद में जाके। अच्छा, जी आपने यहाँ जी बता दिया, क्या नाम है? पवन सर? जी, पवन मिश्रा जी। और पवन मिश्रा सर है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ऐसा हो रहा है, और अगर आप चाहते हो कि मैं कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो, तो हमको क्लास से जुड़े हुए प्रश्न पूछना है, ठीक है? नहीं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें जो नए लोग उनसे जो लोग काफी अच्छे विद्वान है, जानकार हैं उनसे हमें पूरा गुड़ मिले पूर्ण किसी रस चीज मिल को। जाए। अभी जी जैसे कि अनु मैडम बात कर रहे थे पंचम भाव की कहानियों पे, तो ये हाँ चीजें कब पढ़ेंगे? अब जब हमारे पास 2 सेशन आएंगे, एक तो रेमेडी का सेशन आएगा, और जब मैं पढ़ूंगा कि पंचम भाव से देखे जाने वाले तथ्यों के बारे में, ठीक है ना, तब पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक और आएगा चैप्टर इसी चीज का, योग कारक ग्रह, और जिस दिन मैं योग कारक ग्रह पढ़ाऊंगा उस दिन आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी क्या खतरनाक पहले से आ गए, और सर ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, नॉर्मली होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि हमने कुछ चीजें पहले से पढ़ रखी होती है ना, थोड़ा सा दिमाग में आते हैं यार, ये वाला बात, ये वाली बात, और ऐसा सामान्यतः होता है। तो इसका सिद्धांत भी पढ़ूंगा मैं, हाँ, क्योंकि मैं जब बाकी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत क्वेश्चन रेज किया, लेकिन नहीं नहीं नहीं, थोड़ी कोई नहीं, ये भी सारा ज्योतिष का पार्ट है। और ये सारी बातें पता है कब बताऊंगा मैं? जब मैं पढ़ूंगा वक्री ग्रह, और ये बकरी सभी है। ग्रह वक्री ग्रह का कार्य कर रहे हैं। अभी अनु मैडम, नीरज सर, ये सारे वक्री ग्रह काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन वापस से उल्टा चल रहा है कि सर हम ये पढ़ के आए थे, हमने ऐसा पढ़ा था, इसको बोलते हैं रेट्रो प्लेनेट। और सर अपन, हम हाँ, केतु की शरण में आए हैं, आपको हनुमान मान रहे हैं, और हम सब मेरे को मत राहु मानो हैं, हनुमान। रावण से ग्रस्त है सर, इसलिए बहुत ज्यादा सवाल है। नहीं नहीं, कोई नहीं, आपके सवाल और मेरा उत्तर है ना। अच्छा, अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया ना, आगे सारी बातें सर करेंगे। आप ना अब सही मार्ग पे दिखा रहे हैं हमें, तो ही हमारी फिर ना जिज्ञासा है कि ये भाई जिज्ञासा बढ़ेगी, है ना, ये फिर प्रश्न पूछ लेते हैं प्रश्न और आएंगे, शायद समाधान हो है जाए, ना? और दिमाग में आपके, इसलिए। और दिमाग में हमेशा प्रश्न रोटेट करना चाहिए, क्योंकि जब हाँ तक जी। आपके दिमाग में प्रश्न रहेगा
तब तक आप भौतिक जीवन में रह सकते हो, और जिस दिन प्रश्न समाप्त हुए उस दिन आप मोक्ष की यात्रा पे चले जाओगे, और आप मोक्ष की यात्रा पे चले जाओगे तो मेरे से क्लास कौन पढ़ेगा? सर हमने बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए आपके प्रश्न होने चाहिए, है ना, और इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे ताकि आपकी मोक्ष की यात्रा भी आखिरी तक हो क्लास में कि सर अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, सारी बातें समझ में आया, तब तक प्रश्न जारी रहे। ठीक है, मैं खुश हूँ प्रश्न है। सर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, पर जो भी एक्सपीरियंस आए मुझे बचपन से माँ बाप के साथ जी हर जी जगह एस्ट्रो, उसके ऊपर से ये क्वेश्चन आए कि ऐसा होते क्यों हैं। बताते हैं। ऐसे ऐसे होता है, और इसीलिए अपन सारी चीजों का बारी बारी से एक एक चीजों पे बात करेंगे, ठीक है ना। आने वाले टाइम पे आज तो अपने राशि के बारे में पढ़ा है, कल मैं आपको नक्षत्र के बारे में इतना बेहतरीन व्याख्या करूंगा। अच्छा, एक आपसे निवेदन करता हूँ, व्हाट्सएप पे सपोर्ट करो मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जूम पे पढ़ा ठीक सकता हूँ है। सारी बातें, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको वो सर, चीजें ठीक है, कनेक्ट ठीक है। होगी, है ना, सर आपको अगर बड़ा मजा आएगा। सर मैं दो सेशन व्हाट्सएप और 2 सेशन व्हाट्सएप करेंगे। जूम पर, मेरे को और जब भी लगेगा कि जब टेक्निकल चीजें हो रहा है ना, और मुझे कुछ समझाना मेरे को लगेगा कि जूम सेशन की आवश्यकता है, तो मैं डेफिनेटली आपकी जूम पे ही क्लासेस लूंगा। ठीक है सर पोल करा दीजिए ठीक है सर, सर। दो वाला अच्छा लग रहा है। वो क्या? दो सेशन सर जूम करा दीजिए सर। 2 करा दे। सेशन जूम 2 सेशन व्हाट्सएप ऐसा। राहुल सर, आपके लिए जान हाजिर है, बताओ जी सागर सर। बचपन सर से एक्चुअली बिगड़े हुए मुझे हैं कहीं सर, बाहर जूम में जाना है पढ़ने की आदत हो गई। तो मैं सर एग्जिट कर रहा हूँ ना। ओके सर, क्लास मेंबर है होने ना? वाला है जी सर, कोई बात ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास ज्वाइन करके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। क्लास सभी को अच्छा लगा ना? हाँ सर। ऑसम क्लास। हाँ सर। फर्स्ट पे टेंशन फ्री रहो, हम जिस भी माध्यम से पढ़ेंगे मैं आपको वादा करता हूँ बेहतरीन पढ़ेंगे। मेरे क्लास के कंटेंट में दम होगा, आप चिंता ही ना करो, ठीक है। और कुछ भी अगर लगता है कि हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए, तो आप सभी के लिए राहुल माहेश्वरी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भी प्रश्न पूछोगे ना, समझ में आया, व्हाट्सएप से आप मुझे कुछ भी प्रश्न पूछोगे तो मैं आपका उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और आप सभी को ब्रॉडकास्ट मैसेज आ रहे होंगे मेरे सभी नए स्टूडेंट को, वो इसलिए डालता हूँ कि आप सभी मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं आंखें बंद करके। अच्छा, कुछ पर्सनल प्रश्न अपने यहाँ पे हो जाते हैं ना, आपको लगता है कि क्लास में थोड़े से पर्सनल ज्यादा है, आप मुझे व्यक्तिगत पूछ लिया करो, ठीक है। सर ठीक है। समझ में आया ना, क्योंकि व्यक्तिगत पूछोगे ना तो क्लास वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे। यहाँ पे क्लास की क्या, अपन क्लास की बात करेंगे, अच्छा लगेगा। कुछ भी प्रश्न होते हैं, और आप लोगों के लिए मैंने ब्रॉडकास्ट मैसेज किया, आप लोगों के लिए ही मैंने कहा कि समझ में आया ना, अच्छा लग रहा है ना, इसलिए कहा कि आप लोग कनेक्ट हो जाओगे तो फिर आप आराम से फ्रेंकली प्रश्न पूछ सकते हो। और आपके व्हाट्सएप प्रश्न का जवाब मैं हमेशा देने के लिए तत्पर हूँ। आपके व्हाट्सएप प्रश्न का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, कभी भी आप देखना, मैं ऑनलाइन रहूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए बेफिक्र होकर प्रश्न पूछो, मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रश्न पूछें और मैं आपको उत्तर दूं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले सेशन होगा हमारा मंगलवार को, मिलते हैं सभी व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आप सभी का सहयोग बना रहे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सर। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। नमस्कार सर, शुभ रात्रि सर। थैंक्स।